फिर वही डरावना सपना। सपने में एक भयंकर विलेन हमारे राजा को घेर कर खड़ा था और धमकी दे रहा था कि वो जादुई हथियार उसके हवाले कर दे वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। पर राजा भी कम नहीं थे। उन्होंने साफ कह दिया कि वो अपने बच्चों को टाइम ट्रेवल वाले टॉयलेट में बहा देंगे पर दुश्मनों के हाथ कभी नहीं लगने देंगे। और फिर उन्होंने चिल्लाकर बच्चों से कहा कि भाग जाओ, एक ऐसी दुनिया में चले जाओ जहाँ दिन रात की पिसन और काम का अत्याचार न हो, बस जैसे तैसे जिंदा रहो। मैं हड़बड़ाकर उठा और ठंडे पसीने में भीगा हुआ था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि क्या सच में मैं कोई शहजादा हूँ और मेरी ताजपोशी होने वाली है। पर मेरी ये खामख्याली तुरंत टूट गई। कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और मेरे शराबी सौतेले बाप की गरजती हुई आवाज गूंजी। वो मुझे गालियां बकने लगा कि इतनी देर तक क्यों सोया हुआ है, क्या तू कोई शहजादा है जो आराम फरमा रहा है। मैंने भी तंज कसते हुए कह दिया कि अगर मैं सच में शहजादा निकला तो क्या आप घुटनों पर बैठकर मुझे सलाम ठोकोगे। मैंने उसे याद दिलाया कि आज शनिवार है और मेरी छुट्टी है, पर वो कहाँ मानने वाला था। उसने साफ बोल दिया कि छुट्टी का मतलब आराम नहीं होता। उसने मुझे पड़ोस वाली आंटी का पानी का ड्रम खाली करने को कहा और फिर जमा कर 200 रुपए मांग लिए ताकि रात को जुए में उड़ा सके। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा कि वो मेरे दोपहर के खाने के पैसे हैं और इस हफ्ते की मेरी पूरी कमाई तो वो पहले ही लॉटरी की टिकटों में फूंक चुका है। मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। पर तभी उसकी नजर मेरी गर्दन में लटके चमकदार पेंडेंट पर पड़ गई। वो उसे कांच का सस्ता टुकड़ा समझकर बाजार में बेचने की बात करने लगा ताकि सिगरेट के 2 डिब्बे खरीद सके। वो पेंडेंट कोई कचरा नहीं था, वो मेरे सगे माँ बाप की दी हुई इकलौती निशानी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर वो बौखला गया, मुझ पर चिल्लाया और हाथ उठाने लगा। लेकिन आज मैंने भी हार नहीं मानी। जैसे ही उसने छीनने के लिए झपट्टा मारा, मैंने उसे झटका दिया और सीधे घर से बाहर दौड़ लगा दी। भागते भागते मेरी सांस फूल रही थी। गली में पहुंचते ही मुझे मेरा दोस्त मिल गया। उसने मुझे देखते ही कहा कि सुबह सुबह फिर मुसीबत से भाग रहा है क्या। और अपनी आदत के मुताबिक उसने तुरंत मेरी हालत देखकर हिसाब लगा लिया कि मेरी दिल की धड़कन 180 पहुंच चुकी है और पूछने लगा कि क्या फिर से उस सौतेले बाप से मार खाकर आया है। गुईयुआन ने अपनी साइंटिफिक बुद्धि दौड़ाते हुए कहा कि मेरे उस शराबी बाप को 5 मीटर दूर फेंक कर कचरे के ढेर में घुसाने के लिए कम से कम 3000 न्यूटन की ताकत चाहिए। उसने मुझसे तो यहाँ तक पूछा कि क्या मैंने चुपके से कोई भारी हथौड़ा इस्तेमाल किया था। मैंने झल्लाकर कहा कि मेरे पास सिर्फ एक नेल कटर है और अपनी इस पढ़ाकू खोपड़ी से मेरी दुखियारी जिंदगी का हिसाब किताब लगाना बंद कर। फिर मैंने अपने मोटे दोस्त लेइझिन से पूछा कि उसका क्या हाल है, क्या उस जालिम शेफ ने उसे परेशान किया। लेइझिन ने मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की और कहा कि सब ठीक है, बस बर्तन थोड़े ज्यादा धोने पड़ रहे हैं। हम तीनों ने तय किया कि इस गर्मी की छुट्टियों में पैसे जोड़ेंगे और घर से भागकर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में काम ढूंढ लेंगे। हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर कसम खाई कि हमारी यह मंडली कभी किसी की गुलाम नहीं बनेगी। पर लेइझिन की हालत भी कम खराब नहीं थी। होटल के रसोई घर में वो मटमैला शेफ उस पर बुरी तरह गरज रहा था कि वो बर्तन धो रहा है या उनकी मसाज कर रहा है। लेइझिन ने दबी आवाज में कहा कि वो 1 घंटे में 500 बर्तन धो चुका है। पर उस शेफ ने उसकी पूरी तनख्वाह काटने की धमकी दे दी और उसके पिता को गालियां बकने लगा। जब शेफ ने उसके बाप की इज्जत पर हाथ डाला तो लेइझिन का खून खोल उठा। उसने साफ कहा कि मेरे बाप को गाली मत दे। शेफ उसे उकसाने लगा, पर तभी गुस्से में लेइझिन के अंदर से ऐसी अजीब ताकत फूटी कि पानी की पाइप फट गई और वो जालिम शेफ धड़ाम से पानी में जा गया। दूसरी तरफ गुईयुआन की जिंदगी भी आसान नहीं थी। वो अपनी कड़क माँ के सामने पियानो बजा रहा था। एक धुन गलत होते ही उसकी माँ ने लकड़ी का पैमाना उठाकर उसे मारने की कोशिश की, पर गुईयुआन ने अपनी गणितीय खोपड़ी का इस्तेमाल किया। उसने हवा में पैमाने की चाल का हिसाब लगाया कि अगर यह छड़ी उसकी उंगली पर लगी तो चोट आ जाएगी। उसने पलक झपकते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और पैमाने का बार सीधे पियानो पर पड़ा। उसने बड़ी सादगी से अपनी माँ से कहा कि न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। वो तो बस अपनी माँ के महंगे नीलाट को टूटने से बचा रहा था। उधर 2 खतरनाक काले कपड़ों वाले शिकारी शहर में घूम रहे थे। उन्हें हमारे शाही खून की महक आ चुकी थी। वो समझ गए थे कि हम 3 अलग अलग जगह हैं और वो हमें घेरने के लिए जाल बिछा रहे थे। इसी बीच लेइझिन ने हैरानी से बताया कि उसने तो उस काउंटर को जरा सा छुआ था और वो मुड़ गया। वो सोचने लगा कि या तो उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है या फिर वो काउंटर ही घटिया क्वालिटी का था। मैंने हंसकर कहा कि यह तो तेरी पैदाइशी ताकत है। सुबह ही तो मैंने भी अपने शराबी बाप को हवा में उड़ाया था। पर तभी गुईयुआन अचानक रुका और बोला कि कुछ गड़बड़ है। उसने अपनी चतुराई से शहर के सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम हैक कर लिया था। उसने देखा कि काले कपड़ों वाले 2 अजीब बंदे लगातार हमारा पीछा कर रहे थे और उनके जिस्म का तापमान किसी इंसान जैसा नहीं बल्कि ठंडे खून वाले जानवरों जैसा था। अभी हम समझ ही पाते कि वो दोनों शिकारी हमारे सामने आ धमके। उनकी लाल आंखों में हैवानियत थी। उन्होंने हमें देखते ही कहा कि तीनों शिकार एक साथ मिल गए, अब तो वो हमारे गोश्त का मजा लेंगे। हम घबरा गए। लेइझिन चिल्लाया कि तुम कौन हो, क्या कोई कर्जा वसूलने वाले गुंडे हो। मैंने भी कहा कि भले ही तुम देखने में बदसूरत हो पर इस तरह घिरना गैर कानूनी है। पर उन शिकारियों ने साफ कह दिया कि यहाँ ताकत ही कानून है। अचानक उनमें से एक ने अपने हाथों से लोहे के लंबे और तेज पंजे
बाहर निकाल लिए। गुयुआन चिल्लाया कि बाईं तरफ 45 डिग्री पर झुक जाओ। वो पंजे देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे साफ समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। एक शिकारी ने सीधे लेई झेन पर हमला कर दिया और कहने लगा कि सबसे पहले वो उसका गोश्त खाएगा। लेई झेन चिल्लाया कि दूर रह, मेरा गोश्त कड़वा है। पर जैसे ही शिकारी ने वार किया, उसका हाथ लेई झेन के चट्टान जैसे भारी शरीर से टकराकर रह गया। लेई झेन मुस्कुराया और बोला कि मुझे दर्द नहीं हुआ, बल्कि अब मुझे गुस्सा आ रहा है। गुयुआन ने चिल्लाकर कहा कि लेई झेन सिर्फ बचाव कर रहा है, भागने का रास्ता ढूंढो। मैंने कहा कि हम तो छत की सबसे ऊंची जगह पर खड़े हैं, कहाँ भागे। गुयुआन ने सामने वाली छत की तरफ इशारा करते हुए कूदने को कहा। मैंने कहा कि तू पागल हो गया है क्या? वो 5 मीटर चौड़ी खाई है, पर जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था। हमने आंखें मूंद कर छलांग लगा दी। भागते हुए मैंने ऊपर वाले को याद किया कि अगर आज मर गया तो यमराज से तुम्हारी शिकायत करूंगा। पर किस्मत अच्छी थी, हम नीचे जा गिरे। मैं सीधे लेई झेन के मोटे पेट पर लैंड हुआ। मैंने राहत की सांस ली और कहा कि मैं जिंदा हूँ और इसका पेट तो मेरे बिस्तर से भी ज्यादा आरामदायक है। गुयुआन गिरते ही फिर से अपने गुरुत्वाकर्षण के फॉर्मूले गिनने लगा। गुयुआन ने हाँफते हुए कहा कि अगर हवा का दबाव 500 गुना नहीं बढ़ा होता तो हम तीनों का कचूमर निकल चुका होता। यह बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि अब यह साइंस का नहीं बल्कि जादू टोने का मामला है। बहस बंद कर और भाग, वो दोनों शैतान अभी भी ऊपर हैं। हम तीनों बदहवास भागते हुए सीधे अनाथालय पहुंचे। हमने अंदर घुसते ही चिल्लाकर कहा कि दादी, बाहर कुछ बहुत बुरे लोग हैं जिनके लंबे लंबे पंजे हैं और वो धुआं उगल रहे हैं। डायरेक्टर दादी ने तुरंत हमें अंदर खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने बताया कि वो दानव दुनिया के साया शिकारी हैं। दादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा कि वो सोच रही थी कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब सच बताएंगी, पर जब दानव राज के गुर्गे यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो उन्हें सब साफ साफ बताना पड़ेगा। मैंने हैरान होकर पूछा कि साफ साफ क्या मैं किसी अमीर बाप की खोई हुई औलाद हूँ? दादी ने कहा कि सपनों से बाहर निकल। तेरा बाप कोई अमीर इंसान नहीं बल्कि एक राजा था। तू एक शहजादा है और तेरा बाप मारा जा चुका है। तेरा राज्य तबाह हो चुका है और पूरे देश का बदला लेने की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है। यह सुनते ही मेरे तो तोते उड़ गए। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की कहानी किस मोड़ पर आ गई है। दादी हमें अनाथालय के गुप्त पुस्तकालय में ले गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी उंगली से खून की कुछ बूंदें उस जादुई मणि पर टपकाऊं। जैसे ही खून की बूंद गिरी, उस मणि से एक प्राचीन आवाज गूंजी की, जब बच्चे इसे जगाएंगे तो पुरानी शक्तियां फिर लौट आएंगी। तभी बाहर से धमाके की आवाज आई। दानवों ने पूरे अनाथालय को घेर लिया था और धमकी दे रहे थे कि अगर 3 सेकंड में दरवाजा नहीं खोला तो वो इस जगह को मिट्टी में मिला देंगे। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि नाले के कीड़े अब इंसानों की दुनिया में नंगा नाच करेंगे क्या? अचानक दादी ने अपने हाथों में 2 विशाल चमकदार कैंचियां निकाल ली और सामने आ रहे बख्तरबंद बुलडोजर और हमलावरों को गाजमूली की तरह काट फेंका। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा कि दादी तो पानी की बोतल का ढक्कन भी नहीं खोल पाती थी, यह बुलडोजर कैसे काट रही हैं? क्या यह मोहल्ले के डांस ग्रुप की ताकत है? गुयुआन ने एक पुरानी किताब खोलते हुए चिल्लाकर कहा कि देखना बंद करो, दादी ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगी। किताब में लिखा है कि ड्रैगन की शक्ति जगाने के लिए बलि देनी होगी। हम दोनों घबरा गए कि बलि? क्या किसी को मारना पड़ेगा? गुयुआन ने साफ किया कि किताब में लिखा है कि डर की बलि दो और गुस्से को गले लगाओ। लेई झेन रोने लगा कि मुझे सबसे ज्यादा डर भूखे रहने से लगता है। मैंने भी कह दिया कि मुझे सबसे ज्यादा डर गरीबी से लगता है। गुयुआन झल्लाया कि इस वक्त नौटंकी मत करो। उधर बाहर दानव दादी पर हंस रहे थे और कह रहे थे कि बुढ़िया, तू अब बूढ़ी हो चुकी है। कभी ड्रैगन की सबसे बड़ी रक्षक हुआ करती थी, पर अब बस एक लाचार बुढ़िया बनकर रह गई है। बाहर जब मैंने दादी को जमीन पर गिरते देखा तो मेरा खून खौल उठा। मैं चीखते हुए हमलावरों की तरफ लपका कि मेरी दादी को हाथ मत लगाना। उस दानव अधिकारी ने मुझे देखकर कमीनी हंसी हंसी और बोला कि वाह, छोटा शहजादा खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। तेरा गोश्त तो बहुत नरम होगा। मैंने गुस्से में दांत भींच कर कहा कि अगर मरना भी पड़ा तो तेरा एक दांत तो तोड़कर ही रहूंगा। तभी मेरे अंदर का गुस्सा हद से पार हो गया। मेरी आंखों के सामने एक चमकती हुई जादुई स्क्रीन खुली। उसमें अलर्ट आया कि गुस्सा अपने चरम पर पहुंच चुका है। न्यूबी एक्सपीरियंस कार्ड चालू होता है और समय बचा है सिर्फ 3 सेकंड। मैं चौंक गया कि क्या सिर्फ 3 सेकंड? पर उससे पहले कि वो राक्षस कुछ समझ पाता, मेरे हाथों में एक जादुई सुनहरी तलवार आ गई। मैंने पूरी ताकत से वार किया और पलक झपकते ही उस विशाल राक्षस के परखचे उड़ा दी। पर 3 सेकंड होते ही वो ताकत हवा में गायब हो गई। मैंने घबराकर बचे हुए राक्षसों की तरफ देखा और हंसने का नाटक करते हुए बोला कि अगर मैं कहूँ कि यह स्पेशल इफेक्ट मैंने पैसे देकर खरीदे थे तो क्या तुम मानोगे? दादी ने अपनी बची कुची सांसों के साथ जादुई कांटों का जाल बिछाया और चिल्लाकर कहा कि अधूरी बनी गगनचुंबी इमारत की छत पर जाओ। वहां ड्रैगन की नस का केंद्र है जो तुम्हारी असली ताकत जगा सकता है। मेरी शहादत बेकार मत जाने देना। गुयुआन ने दिमाग दौड़ाया
और कहा कि राक्षसों से तेज भागने के लिए हमारी रफ्तार 60 गुना होनी चाहिए। तभी हमारी नजर बाहर खड़ी एक डिलीवरी वाली 3 पहियों की साइकिल पर पड़ी। हम तीनों उस पर चढ़ गए। मैंने हैंडल संभाला और चिल्लाया कि कसकर पकड़ लो, पुराना ड्राइवर गाड़ी भगा रहा है। पीछे भेड़ियों जैसे खतरनाक दाना पड़े थे। मैंने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। जब वो करीब आए तो मैंने अग्निशामक सिलेंडर उठाकर उनका मुंह सफेद धुएं से भर दिया। हम भागते हुए उस अधूरी बनी गगनचुंबी इमारत के पास पहुंचे और सीढ़ियां चढ़कर सीधे छत पर पहुंचे। ले झेन थककर जमीन पर ढेर हो गया और हाँफते हुए बोला कि अब मुझसे एक कदम नहीं चला जाएगा। अगर दानव राज मुझे 10 लाख रुपए भी देते तब भी मैं हिल नहीं सकता। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने छत पर चारों तरफ देखा। वहाँ तेज हवा और धूल के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कहा कि यहाँ तो कुछ भी खास नहीं दिख रहा, पर गुई युआन ने कहा कि दादी ने कहा था तो यहाँ रास्ता जरूर होगा। मैंने मजाकिया अंदाज में जादुई मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, खुल जा सिम सिम, पर कुछ नहीं हुआ। तभी पीछे से दानव शिकारी छत पर आ पहुंचे और घेर कर हंसने लगे कि भागो, अब क्यों नहीं भाग रहे? तो तुम लोगों ने मरने के लिए यह जगह चुनी है। नजारा काफी अच्छा है। मैंने भीगी बिल्ली बनते हुए हंसकर कहा कि अगर मैं कहूँ कि हम तो बस यहाँ नजारा देखने आए थे तो क्या मानोगे? उन दानवों ने हमें घमंडी समझते हुए अपने गुर्गों को चिल्लाकर हुक्म दिया कि इन्हें फाड़ डालो। हम पर हमला होने लगा। हमारे आम वार उन राक्षसों पर बेअसर साबित हो रहे थे। मुझे लगा कि क्या यही हमारा अंत है? हम तो अभी अपने शुरुआती गांव तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन तभी छत के नीचे से एक जोरदार ऊर्जा फूटी। मेरी आंखों के सामने जादुई सिस्टम की चमकती हुई आवाज गूंजी की ऊर्जा 100% पूरी हो चुकी है। पहचान की पुष्टि सेंट ड्रैगन प्रिंस, क्या आप शाही ड्रैगन कवच पहनना चाहते हैं? मैंने बिना पलक झपकाए हाँ कर दिया और कहा कि V12 VIP वाला सारा कमाल चालू कर दो। एक ही पल में रोशनी का तेज धमाका हुआ और हम तीनों का रूप बदल गया। मेरे पूरे शरीर पर सोने की जगमगाती ड्रैगन ढाल और कवच आ गया। ले झेन पर लोहे की भारी रोबोटिक ढाल चढ़ गई और गुई युआन के चेहरे पर चश्मा और विद्वानों वाला शानदार लिबास आ गया। कवच की चमक और बनावट देखकर मेरी बाछें खिल गईं। ले झेन तो जोश में चिल्लाने लगा कि उसे लग रहा है कि वो एक ही घूंसे में सांड को उड़ा सकता है और अब उसकी भूख भी भाग चुकी है। दानव अधिकारी बौखलाकर चिल्लाया कि बस कपड़े बदलकर जीतने का सपना देख रहे हो, हमला करो। पर अब हम कमजोर नहीं थे। गुई युआन ने अपने चश्मे के फमूले दौड़ाए और कहा कि बाईं तरफ 3 इंच पर ध्यान दो, इसकी गर्दन ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने एक ही सटीक वार से राक्षस को पछाड़ दिया। ले झेन ने अपने भारी भरकम कवच से उनके वार रोके और धमाके के साथ उन्हें पीछे धकेल दिया। मैंने सीधे उस दानव अफसर के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला कि अभी तू कह रहा था न कि किसको कच्चा चबाकर खाएगा, अब बोल। वो दानव अफसर डर के मारे पीछे हटने लगा और थरथराते हुए बोला कि पास मत आ, मैं दानव दुनिया का मुख्य अफसर हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अफसर, तू तो मुझे सिर्फ तजुर्बा देने वाला छोटा मोटा राक्षस लग रहा है। पर तभी उस राक्षस की आंखें लाल हो गई और उसका शरीर गुब्बारे की तरह फूलने लगा। उसने अपनी दूसरी खतरनाक फॉर्म ले ली। उसके अंदर से ऐसी भयानक ऊर्जा निकली कि पूरा आसमान कांप उठा। गुई युआन चिल्लाया कि पीछे हटो, इसकी ताकत हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। उस दानव दैत्य ने पूरे जोर से जमीन पर वार किया। उसका शरीर कटने के बाद फिर से जुड़ रहा था। ले झेन हांफते हुए बोला कि हमारी लेवल अभी बहुत कम है, यह तो किसी बड़े लेवल का राक्षस आकर शुरुआती खिलाड़ियों को पीट रहा है। जमीन फटने लगी और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। मुझे लगा कि क्या दादी फैंग की शहादत बेकार जाएगी, क्या हम यही मारे जाएंगे। तभी सिस्टम का इमरजेंसी मैसेज गूंजा कि जानलेवा खतरा, क्या बची हुई पूरी ताकत इस्तेमाल करके दूसरे आयाम का दरवाजा खोला जाए। मैंने चीख कर कहा कि हाँ खोल दो, हमें कहीं भी भेज दो, बस यहाँ से बाहर निकालो। हमारे पैरों के नीचे से एक विशाल पोर्टल खुला और हम तीनों उस समय के भंवर में नीचे गिरने लगे। गिरते गिरते एक चिपकू राक्षस भी हमारे साथ खींचने लगा। हम तीनों अंतरिक्ष के भंवर में गिर रहे थे। जादुई सिस्टम चिल्ला रहा था कि अनजाने घुसपैठियों का सफाया किया जाए। गुई युआन हवा में ही अपने फॉर्मूले गिनते हुए बोला कि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1.5 गुना ज्यादा है और हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। यह पृथ्वी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने चीख कर कहा कि तू ज्ञान बांटना बंद कर और लैंड करने की तरकीब सोच। मेरा उड़ने वाला मुफ्त ट्रायल कार्ड तो कब का खत्म हो चुका है। सामने हमें एक विशालकाय जगमगाता हुआ मशरूम दिखा। मैंने चिल्लाकर कहा कि उस बड़े मशरूम का निशाना साधो, वही हमें बचाएगा। गिनती शुरू, 1 2 3 और धाम। हम सीधे उस विशाल मशरूम पर जा गिरे। मुंह में रस जाते ही मैंने थूकते हुए कहा कि थू थू थू, यह जहर इतना मीठा क्यों है। मैंने सिस्टम को आवाज दी पर वो ऐन मौके पर फिर से बंद हो चुका था। जब मैंने ऊपर आसमान में देखा तो मेरे होश उड़ गए। वहाँ एक साथ 2-2 चांद चमक रहे थे और चारों तरफ विशाल पेड़ पौधे थे। मुझे समझ आ गया कि यह वही दानव दुनिया है जिसकी बात दादी फैंग कर रही थी। तभी ले झेन की नजर एक विशालकाय जंगली सूर पर पड़ी। उसके शरीर पर लोहे जैसी चमकदार ढाल चढ़ी हुई थी। ले झेन की राल टपकने लगी
कि भाई देखो गोश्त का कितना बड़ा पहाड़ है। मैंने कहा कि तू पागल है क्या, वो स्टील का बना हुआ दिख रहा है, तू उसे पचा पाएगा। गुयुआन ने चेतावनी दी कि बेवकूफी मत करो, अभी हमारे पास कवच नहीं है, हम सिर्फ 3 मामूली हाई स्कूल के बच्चे हैं। मेरे हिसाब से इस सूर की टक्कर किसी तेज रफ्तार गाड़ी जैसी होगी। पर ले झेन कहाँ सुनने वाला था, उसने उस जंगली सूर को चिढ़ाते हुए आवाज दी कि ये भुने हुए गोश्त इधर देख। फिर क्या था, वो जालिम सूर सीधे ले झेन के पीछे पड़ गया। ले झेन चीखते हुए भागने लगा कि यह सिर्फ मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैं मोटा जरूर हूँ पर मेरे पास सिर्फ चर्बी है, खाने में मजा नहीं आएगा। मैंने सोचा कि भले ही सिस्टम बंद है पर मेरा खून तो जाग चुका है, थोड़ा बहुत जादू तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने आग की एक छोटी सी चिंगारी छोड़ी और उससे वो सूर और ज्यादा भड़क गया और उसने हम पर सीधे हमला कर दिया। तभी ऊपर से एक नकाबपोश लड़की कूदी, उसके हाथ में एक विशालकाय दरांती थी। उसने एक ही झटके में उस भयंकर जंगली सूर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ठंडक से बोली कि एक मामूली जानवर को भी नहीं हरा सकते, तुम लोग तो सिन ड्रैगन के खून पर कलंक हो। हम तीनों भौचक के रह गए। मैंने हकलाते हुए कहा कि तू इंसानों की भाषा बोल सकती है। उसकी खतरनाक दरांती देखकर मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने झटपट कहा कि मैडम गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना, हम तो शांतिप्रिय लोग हैं, वैसे यहाँ तो जंगल का कानून चलता है। मैंने तुरंत अपनी गर्दन से वो चमकता हुआ जादुई पेंडेंट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि अगर तुझे यह पत्थर चाहिए तो ले ले, हम तो मुफ्त में डिलीवरी भी दे देंगे। लड़की ने पेंडेंट देखा और बोली कि समझदार लगता है। ले झेन और गुयुआन मुझे घूरने लगे कि तूने सच में उसे हमारा जादुई पेंडेंट दे दिया। जब मैंने वो पेंडेंट उस नकाबपोश लड़की को देने की कोशिश की तो मेरे दोस्त चिल्लाए कि यह हमारे बाप की दी हुई इकलौती निशानी है। मैंने कहा कि अगर जान ही नहीं बचेगी तो इस निशानी का क्या ढोल बजाऊंगा। पर जैसे ही उस लड़की ने उस पेंडेंट को छुआ, एक जादुई ऊर्जा का झटका लगा और उसका हाथ पीछे हट गया। उस लड़की के चेहरे पर अचरज छा गया कि यह ऊर्जा उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी गुयुआन ने अपने चश्मे से उसकी ऊर्जा की जांच की और बोला कि ऊर्जा के स्पेक्ट्रम के हिसाब से तुम्हारे शरीर की शक्ति और इस पत्थर की शक्ति एक ही है। तुम कोई दानव नहीं हो बल्कि इंसान हो और शायद तुम्हारा हमसे खून का रिश्ता है। लड़की तुरंत चिढ़कर बोली कि बकवास बंद करो, मेरा तुम जैसे नकारी लोगों से क्या रिश्ता हो सकता है। मैं इस जंगल की शिकारी हूँ, अगर यह पत्थर तुम्हारी गर्दन से नहीं निकल रहा तो मैं तुम तीनों को ही उठाकर ले चलूंगी। भागने की कोशिश की तो पैर काट दूंगी। मैंने तुरंत हाथ जोड़े और कहा कि मैडम आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मेरी सबसे बड़ी खासियत यही है कि मैं बहुत आज्ञाकारी हूँ। रास्ते में ली झेन उस भारी सूअर के गोश्त को उठाकर हाँफ रहा था और कहने लगा कि भाई यह बहुत भारी है, इसे फेंक दें क्या। मैंने फुसफुसाकर कहा कि चुपचाप उठाता रहा, यह सिर्फ आज रात का खाना नहीं है बल्कि हमारी जान बचाने का हथियार है। मैंने नोट कर लिया था कि यह खतरनाक लड़की भूखड़ है, अभी कुछ देर पहले ही इसके पेट में चूहे कूद रहे थे। रात होते ही हम एक गुफा में रुके। उस लड़की ने चेतावनी दी कि रात को बाहर जाना अपनी मौत को दावत देना है। मैंने माहौल हल्का करने के लिए मुस्कुराकर कहा कि मैडम रात बहुत लंबी है और नींद आ नहीं रही, क्यों न एक शानदार बारबेक्यू पार्टी हो जाए। मेरे इस दोस्त के हाथों में जादू है, यह सूअर के गोश्त का ऐसा कबाब बनाएगा कि उंगलियां चाटी रह जाओगी। लेई झेन ने नीली जादुई आग पर सूअर के गोश्त की सिक भूननी शुरू की। सोंधी सोंधी खुशबू पूरे इलाके में फैल गई। मैंने एक गर्मा-गर्म कबाब उसकी तरफ बढ़ाया और कहा कि मैडम चख कर देखो, इसमें जहर नहीं है, चटपटा मसालेदार स्वाद है। लड़की ने नखरे दिखाते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक निवाला लूंगी। पर जैसे ही उसने पहला निवाला खाया उसकी आंखें चमक उठी, वो स्वाद में खो गई। पर अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत संभल कर बोली कि हूँ ठीक ठाक ही है, एक काम कर 10 सिंक और थे। खाते खाते मैंने धीरे से पूछा कि वैसे मैडम आप हम कैदियों को ले कहाँ जा रही हैं। उसने कबाब चबाते हुए कहा कि तुम तीनों को दानव राज के खिलाफ लड़ने वाली बागी फौज के गुप्त ठिकाने पर ले जा रही हूँ। यह सुनते ही हम तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए कि बागी फौज। उस नकाबपोश लड़की ने बताया कि पिछले 18 सालों से यह दुनिया दानव राज के जुल्म सह रही है। हमारे राज्य के बचे हुए लोगों ने जमीन के नीचे छिपकर एक बागी फौज बनाई है। वो तो बाहर रसद ढूंढने निकली थी पर रास्ते में हम 3 आफत के मारे उसे मिल गए। मैंने पूछा कि तो क्या तुम अच्छी इंसान हो। उसने कड़वाहट से कहा कि इस खतरनाक दुनिया में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता, यहाँ बस 2 ही तरह के लोग होते हैं, जिंदा या मुर्दा। उसने बताया कि मेरी गर्दन का यह पत्थर बागी फौज के सरदार का खजाना खोलने की चाबी है जिसे वो सालों से ढूंढ रहे हैं। मैंने उसकी दरांती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह तो ड्रैगन की हड्डी से बनी लगती है। उसने मुस्कुराकर कहा कि कम से कम तेरी आंखें तो तेज हैं। मैंने अपनी आदत के मुताबिक दिन मारते हुए कहा कि यह जादुई पेंडेंट तो मैंने कचरे के ढेर से उठाया था। वो चिढ़कर बोली कि कचरे में ऐसी दिव्य चीज मिलती है क्या, किसी बेवकूफ बना रहा है। तभी अचानक वो ठिठक गई और फुसफुसाकर बोली कि चुप हो जाओ, गश्त करने वाला शैतानी भूत आ रहा है, अगर उसकी हरी लालटेन की रोशनी तुम पर पड़ी तो वो तुम्हारी आत्मा खींच लेगा। सामने एक हवा में तैरता हुआ डरावना कंकाल भूत आया जिसके हाथ में हरी लालटेन थी। लेई झेन की बेवकूफी से उसका ध्यान हम पर चला गया। वो कंकाल सीधा लेई झेन के पास पहुंचा और छाती में हाथ डालकर उसकी आत्मा खींचने लगा। लेई झेन हांफते हुए रोने लगा कि मेरा शरीर खाली हो रहा है पर मेरा कबाब अभी बचा हुआ है, मुझे नहीं जाना, मुझे
गोश्त खाना है। अजीब बात यह हुई कि वो भूत ली झिन की आत्मा को खींच ही नहीं पा रहा था। वो भूत खुद परेशान हो गया कि इस मोटे की आत्मा पत्थर से भी भारी क्यों है, क्या इसमें सिर्फ खाने का लालच भरा है। उस लड़की ने मुझे चिल्लाकर कहा कि लिन शाओ, तेरे अंदर पवित्र ड्रैगन का खून है, तेरे अंदर रोशनी की ताकत है, अपने खून या रोशनी से इसे भस्म कर दे। मैंने कहा कि इसे भस्म कर दूं, क्या मैं कोई गर्म पानी की केतली हूँ, पर जान पर बनी थी। मैंने आगे बढ़कर अपनी हथेली फैला दी और चिल्लाया कि दुष्ट आत्मा, मेरी पवित्र रोशनी का प्रहार झेल। मेरी हथेली से एक जादुई चमकदार रोशनी निकली जिसने उस कंकाल भूत को पलक झपकते ही भस्म कर दिया। ली झिन ने राहत की सांस ली और कहा कि बाल बाल बचा, वरना तो मैं जिंदा लाश ही बन जाता। लड़की हैरान रह गई और बोली कि बिना किसी हथियार के दुष्ट आत्मा को भस्म कर देना है तो सिर्फ बड़े पुजारी ही कर सकते हैं। उस भूत के जलने के बाद जमीन पर एक हरा चमकता हुआ मणिका गिरा। उस लड़की ने बताया कि यह बागी फौज के मुख्यालय का नया रास्ता है। मैंने हंसकर कहा कि चलो फिर, मुफ्त का खाना खाने मेरा मतलब है बागी फौज से हाथ मिलाने। हम चलते चलते पत्थरों और रेत से भरे एक वीरान इलाके में पहुंचे। मैंने चारों तरफ देखकर कहा कि यहाँ तो सिर्फ धूल और पत्थर हैं, कहाँ है ठिकाना। लड़की ने एक बड़ी चट्टान के पास जाकर कोडवर्ड बोला कि पवित्र ड्रैगन कभी नहीं मरता। अंदर से एक कड़क आवाज गूंजी कि बिल्कुल सही जवाब। हम उस नकाबपोश लड़की के साथ बागी फौज के विशाल भूमिगत शहर के लोहे वाले मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर एक आंख वाला एक विशाल गंजा सेनापति खड़ा था जिसका नाम आयरन हेड था। उसने हमें देखते ही हिकारत से ताना मारा कि इंग्युए, तू बाहर से इन 3 बेकारों को उठा कर ले आए, एक सूखा पापड़, एक चश्मदीद किताबी कीड़ा और यह मोटा सूअर। हमारी बागी फौज में मुफ्तखोरों के लिए कोई जगह नहीं है। इंग्युए ने डांट कर कहा कि आयरन हेड, रास्ते से हट, ये बहुत खास मेहमान है। उस गंजे सेनापति ने अपनी डोले दिखाते हुए कहा कि खास मेहमान, जब तक यह मेरा एक घुसा न झेल ले इस दरवाजे के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। यह कहकर उसने सीधे गुयुआन पर अपना भारी भरकम घुसा चला दिया, पर गुयुआन ने पलक झपकते ही अपने चश्मे से हिसाब लगा लिया कि हमले की रफ्तार 12 मीटर प्रति सेकंड, ताकत का केंद्र दायां कंधा और पैरों का संतुलन बेकार। ताकत ठीक है पर तरीका जीरो। गुयुआन ने वार से बचते हुए उस विशाल सेनापति के नाजुक पॉइंट पर ऐसा सटीक पंच मारा कि वो सीधे दीवार से जा टकराया। यह देखकर सिपाहियों में भगदड़ मच गई और वो चिल्लाने लगे कि इसने हमारे अफसर पर हाथ उठाया, इन्हें पकड़ लो। अब मेरी सटक चुकी थी। मैंने कहा कि तुम लोग मानोगे नहीं। मैंने सीधे अपनी गर्दन से वो चमकता हुआ सुनहरी ड्रैगन का पेंडेंट निकाला और सबके सामने लहराते हुए चिल्लाया कि सब अपनी आंखें खोलकर देखो। पहचानते हुए इसे, जैसे ही उस पेंडेंट की सुनहरी रोशनी चमकी, उस एक आंख वाले सेनापति के होश उड़ गए। उसने और उसके सारे सिपाहियों ने तुरंत घुटने टेक दिए और झुककर सलाम ठोंका। मैं मन ही मन मुस्कुराया कि कमाल है यार, यह जादुई पत्थर तो पहचान पत्र का काम कर रहा है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बाहर लाइन में खड़ा ही नहीं होता। सेनापति ने अपने बंदों से कहा कि इन्हें इज्जत से अंदर ले चलो। अंदर बागी फौज की मुख्य सेनापति लाल बालों वाली एक रुबदार महिला खड़ी थी। उसने पेंडेंट देखकर भावुक होकर कहा कि 18 साल हो गए, मुझे लगा था कि मैं अपनी जिंदगी में इसे दोबारा चमकते हुए कभी नहीं देख पाऊंगी। मैंने बात का फायदा उठाते हुए मुस्कुराकर कहा कि मैडम, जब यह हमारा पुराना VIP कार्ड है तो क्या इसके बदले हमें कुछ खर्चा पानी मिलेगा? हमें वापस पृथ्वी पर भेज दो, यहाँ बहुत खतरा है, मुझे जाकर पढ़ाई करनी है। पर सेनापति मैडम ने साफ मना कर दिया और कहा कि दानवराज को तुम्हारी महक मिल चुकी है, इस दरवाजे से बाहर कदम रखते ही तुम मारे जाओगे। ड्रैगन किंग कितने बड़े शूरवीर थे, पर उनकी औलादे देखो एकदम कमजोर और कागज की तरह नाजुक। मैंने बुरा मानते हुए कहा कि मैडम, सीधे जात पर जाना तो गलत बात है। हमें अपनी ताकत पाए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और बाहर दरवाजे पर हमने तुम्हारे सिपाहियों को धौंस में ले लिया था। सेनापति ने करारा जवाब दिया कि वो तुम्हारी ताकत नहीं, इस पत्थर की ताकत थी। अगर अपनी औकात साबित करनी है तो ड्रैगन बोन टावर की परीक्षा पास करो। जनरल फेन ने हमें ड्रैगन बोन टावर के सामने ले जाकर साफ कह दिया कि चुनौती अब शुरू होती है। अगर तुम इस मीनार की परीक्षा पास कर लेते हो तो मैं तुम्हें अपना शहजादा स्वीकार कर लूंगी। क्या तुम बाजी लगाने की हिम्मत रखते हो? हम तीनों ने दांत भींच कर कहा कि हाँ, हमें बाजी मंजूर है। अपनी इज्जत के लिए हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। जनरल फेन ने मीनार के नियम बताए कि पहली मंजिल पर दुश्मनों की भीड़ होगी, दूसरी मंजिल पर ताकत की परीक्षा होगी और तीसरी मंजिल पर तुम्हारे मन के डर का सामना होगा। समय मिलेगा सिर्फ 1 घंटा। मैंने अपने भाइयों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भाइयों, भले ही हमने ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाया है, पर हम भी पैसे वाले VIP खिलाड़ी हैं, चाह जाओ। जनरल फेन ने मुस्कुराकर कहा कि इतनी जल्दी मत मर जाना, वरना मुझे बहुत निराशा होगी। जैसे ही हम पहली मंजिल पर पहुंचे, सैकड़ों कठपुतली सिपाहियों की भीड़ हम पर टूट पड़े। वो इतनी ज्यादा संख्या में थे कि लगा जैसे किसी रेलवे स्टेशन की भारी भीड़ हो। ले झेन की ढाल पर ताबड़तोड़ वार होने लगे। वो चीखा कि मेरी ढाल टूटने वाली है। गुजुआन ने शांत दिमाग से कमान संभाली कि घबराओ मत,
हमले की ताल समझो। ली झेन 12 बजे की दिशा में ढाल लगाओ। लिन शाओ 6 बजे की दिशा में चारों तरफ हमला करो। मैंने अपनी जादुई तलवार घुमाई और कहा कि देखो मेरा ड्रैगन हमला। यह तो बिल्कुल फल काटने जैसा आसान लग रहा है, पर ली झेन ने चिल्लाकर कहा कि भाई ये तो बार बार जिंदा हो रहे हैं, इनका अंत ही नहीं हो रहा। गु युआन ने अपने चश्मे से तुरंत रहस्य ढूंढ निकाला कि मुझे मिल गया। इन्हें नियंत्रण करने वाला क्रिस्टल ऊपर मीनार के शीशे में है। लिन शाओ मुझे ऊपर फेंको। मैंने बिना सोचे गु युआन को हवा में उछाल दिया। गु युआन ने हवा में ही अपना हिसाब सही किया और सीधे उस जादुई शीशे को चकनाचूर कर दिया। सारी कठपुतलियां पलक झपकते ही ढह गईं। जनरल फेंग ने बाहर से देखकर कहा कि शानदार तालमेल, पर यह तो बस शुरुआत थी। फिर दूसरी मंजिल का दरवाजा खुला और सामने एक विशालकाय काले पत्थर का दैत्य खड़ा हुआ। ली झेन ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो पत्थर का दैत्य ली झेन पर ही चढ़ बैठा। ली झेन चीखा कि यह तो मुझसे भी 100 गुना भारी है, मैं तो गोश्त का पराठा बन जाऊंगा। गु युआन ने तुरंत उस दैत्य का ढांचा स्कैन किया कि इसकी शारीरिक सुरक्षा और जादू की ढाल एकदम फुल है, पर बहुत ज्यादा गर्मी देने पर इस पत्थर का ढांचा कमजोर हो जाता है। ली झेन इसे कसकर पकड़ ले और अपने शरीर की सबसे तेज आग से इसे जला दे। ली झेन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दैत्य को जकड़ लिया और अपने कवच से भयंकर आग छोड़नी शुरू कर दी। अत्यधिक गर्मी के कारण वो विशाल पत्थर का दैत्य तड़क कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। ली झेन हाँफते हुए बोला कि आइंदा मुझसे ऐसा भारी मजदूरी वाला काम मत करवाना। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे थपथपाए और कहा कि कमाल कर दिया, हमारी रणनीति बिल्कुल काम कर गई। फिर हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जो सबसे खतरनाक थी, मन के डर की परीक्षा। वहां पहुंचते ही हम तीनों अपने अपने अतीत के सबसे बुरे सपनों में फंस गए। ली झेन को अपने बचपन के अत्याचार याद आने लगे। उसके सामने एक शैतानी आवाज गूंजी कि तू सूअर है, तू सिर्फ कचरा खाने के लायक है। ली झेन रोने लगा कि नहीं, यह सच नहीं है, मैं कचरा नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ गु युआन अपनी सख्त माँ के खौफनाक साए में फंस गया। उसकी माँ की कड़क आवाज उसे पियानो बजाने के लिए चीख रही थी कि और तेज बजा, तू कोई गलती नहीं कर सकता, अगर तू रुक गया तो तू बेकार है और बेकार चीजों को तबाह कर देना चाहिए। गु युआन तड़प कर बोला कि माँ मुझे दर्द हो रहा है, और मेरे सामने मेरे उसी जालिम सौतेले बाप का खौफनाक साया आ गया। वो मुझे ताने मारने लगा कि तू तो अभागी औलाद है, तेरे सगे माँ बाप ने तुझे कचरे की तरह फेंक दिया था, तू अभी तक जिंदा क्यों है, क्या तू कोई राजा बनने के लायक है। बाहर खड़ी जनरल फेंग की चेली घबराकर बोली कि मैडम, यह परीक्षा उनके मन का सबसे गहरा डर बाहर निकाल रही है, वो टूट जाएंगे। पर जनरल फेंग ने रुखीपन से कहा कि अगर वो अपने बीते हुए कल को नहीं हरा सकते तो आने वाले कल से कैसे लड़ेंगे। अगर वो नहीं जागे तो उन्हें सपनों में ही मरने दो। मेरे मन में पहले तो बेबसी आई कि हाँ, शायद मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ, पर तभी मुझे अपने असली माँ बाप की कुर्बानी याद आई कि उन्होंने पूरे राज्य का बलिदान देकर मेरी जान बचाई थी। मेरा खून खौल उठा। मैंने उस जालिम सौतेले बाप के साये की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाया कि मेरी खोपड़ी से बाहर निकल, तूने मुझे ताम्र कचरा खिलाया, पर अब मेरे पेट में आग जल रही है। मैं ड्रैगन का वारिस बनने वाला हूँ, तेरा कचरे का डिब्बा नहीं। यह सब यही खत्म होता है, गायब हो जा। और मैंने अपने मुक्के से उस साये के परखच्चे उड़ा दिए। उधर गु युआन ने भी अपनी माँ के साये का डटकर सामना किया। जब उसकी माँ ने चिल्लाकर कहा कि बजाना बंद क्यों किया, बजाता रहा, तो गु युआन ने शांत होकर कहा कि मेरा हिसाब पूरा हो चुका है, इस धुन की ताल गलत है और मेरे लिए बनाया तेरा नजरिया भी गलत है। मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं इस जिंदगी का मालिक हूँ। और उसने उस जादुई पियानो को तोड़कर अपने डर पर जीत पा ली। ली झेन ने भी अपनी भूख और बीते अत्याचार के डर को उखाड़ फेंका। तभी जादुई स्क्रीन पर अलर्ट चमका कि बधाई हो, मन के डर की परीक्षा पूरी हुई, आपकी दिमागी ताकत बढ़ चुकी है। बाहर खड़ी चेली हैरान होकर चिल्लाई कि मैडम, इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया, इन्होंने सिर्फ 45 मिनट में 3 मंजिलें पार कर ली। जनरल फेन ने संतोष की सांस ली और हुक्म दिया कि मीनार बंद करो और इन्हें बाहर लाओ। जैसे ही हम बाहर आए, वो एक आंख वाला सेनापति आयरन हेड और सारे सिपाही हमारे सामने झुक गए और हाथ जोड़कर बोले कि हजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमारी आंखें अंधी थी जो हम अपने शहजादे को नहीं पहचान पाए। हम तीनों का लेवल बढ़कर 10वें लेवल पर पहुंच चुका था। हजारों बागी सैनिकों ने एक साथ झुककर हमारा स्वागत किया। ली झेन घबराकर मेरे पास फुसफुसाया कि भाई, इतनी बड़ी भीड़ देखकर मुझे लोगों के सामने जाने में डर लग रहा है। मैंने कहा कि सोच कि सब किसी बड़े हीरो का स्वागत कर रहे हैं, बस मुस्कुरा और हाथ हिला। जनरल फेंग ने मंच पर आकर ऐलान किया कि आज से तुम लोग शरणार्थी नहीं, बल्कि हमारी बागी सेना के सबसे बड़े सुप्रीम कमांडर हो। मैंने चुटकी लेते हुए पूछा कि सिर्फ नाम के कमांडर या सच में? जनरल फेंग ने साफ कहा कि सिर्फ नाम के, जब तक तुम दानव राज से अकेले लड़ने लायक नहीं बन जाते, राज मैं ही चलाऊंगी। मैंने हंसकर कहा कि चलो, जब कमांडर बन ही गए हैं तो जरा हथियारों के गोदाम में चलकर अपने लिए शानदार तलवारें चुनते हैं। और जब जनरल फेंग हमें गोदाम में ले गई तो वहाँ सिर्फ जंगल का पुराना कबाड़ पड़ा था। उन्होंने उदास होकर कहा कि पिछले 18 सालों में जो कुछ बिक सकता था सब अनाज के लिए बेच दिया। अब हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारी हिम्मत है। ली झेन बोला कि हिम्मत से पेट भरता है क्या? गु युआन ने हिसाब लगाकर कहा कि इस कबाड़ के दम पर दानव राज को हराने की संभावना माइनस में है। जनरल फेंग ने हमारी बेबसी देखकर हमें
एक छोटा सा गुलाबी पंखों वाला जादुई सुअर थमा दिया और बोली कि नए खिलाड़ियों के तोहफे के तौर पर इसे रख लो, यह मैसेज भेजने के काम आएगा, रास्ता भी बताएगा और अगर बहुत ज्यादा भूख लगे तो इसे पकाकर खा भी सकते हो। वो सुअर अकड़कर बोला कि क्या देख रहे हो, कभी सुंदर चेहरा नहीं देखा क्या? उस सुअर को सूंघकर खजाने का पता लगाने की आदत थी। वो आगे आगे चल रहा था और बार बार खाने की चीजें मांग रहा था। मैंने उसे आखिरी टुकड़ा खिलाते हुए धमकी दी कि अगर खजाना नहीं मिला तो आज रात तुझे ही भून कर खाऊंगा। आखिरकार उस छोटे सुअर ने कहा कि सामने 500 मीटर की दूरी पर पौराणिक शस्त्रागार का दरवाजा है। तभी गुयुआन ने ऊपर देखकर चेतावनी दी कि ऊपर बहुत भयानक जादुई ऊर्जा है। जब हमने सिर उठाकर देखा तो ऊपर एक विशालकाय ड्रैगन का कंकाल आसमान में मंडरा रहा था। वो नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। फिल्मों से भी 100 गुना ज्यादा खतरनाक था। ले झेन ने मुंह बनाकर कहा कि इसमें सिर्फ हड्डियां हैं, जरा सा भी गोश्त नहीं है। मैंने उसका मुंह बंद किया कि अपनी जान बचानी है तो बकबक बंद कर। हम शस्त्रागार के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे। उस सूर ने बताया कि यह पुराना जादुई दरवाजा है, यह चेहरे से नहीं बल्कि खून से खुलेगा। मैंने दुखी होकर अपनी उंगली काटी कि हर बार बलि चढ़ाने के लिए मेरी ही उंगली क्यों मिलती है। जैसे ही मेरा खून दरवाजे पर लगा वो विशाल प्राचीन दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आंखें चमक उठी। वहां हजारों जगमगाते हुए पौराणिक जादुई हथियार रखे हुए थे। शस्त्रागार के अंदर पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने कहा कि हमारी तो निकल पड़ी, यह जगह तो स्वर्ग जैसी है। अगर यहाँ से एक भी हथियार लेकर बाजार में बेच दिया तो खूब सारे पैसे मिलेंगे। ले झिन एक भारी हथौड़े की तरफ बढ़ा और बोला कि यह मेरे लायक है, दिखने में भारी लगता है। गुयुआन ने एक जादुई पंखे की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला कि इस पंखे में दिशाओं और हवा का जादू छिपा है, यह मेरा हुआ। पर जैसे ही ले झिन ने हथौड़े को छुआ उस जादुई हथियार ने झटका मारकर उसे पीछे धकेल दिया। ले झिन धड़ाम से जमीन पर गिरा और कराहते हुए बोला कि इस हथियार का मिजाज तो बहुत खराब है। तभी वहां खड़े सफेद दाढ़ी वाले शस्त्रागार के रखवाले बुजुर्ग बोले कि इन हथियारों में अपनी समझ है, सिर्फ ताकतवर लोग ही इन दिव्य हथियारों के मालिक बन सकते हैं। तुम तीनों दूध मुंह बच्चे तो रसोई की छुरी उठाने के लायक भी नहीं हो। तभी शस्त्रागार के सारे जादुई हथियार हवा में उड़कर हम पर हमला करने लगे। गुयुआन चिल्लाया कि सब पास आओ, अगर ऐसे ही बचाव करते रहे तो मारे जाएंगे, हमें हमला करना होगा। तभी मेरी नजर बीच में हवा में तैर रही एक खौफनाक काली तलवार पर पड़ी। वो उल्टी ढाल वाली दानवी तलवार थी। गुयुआन और वो बुजुर्ग चिल्लाए कि तू पागल हो गया है क्या? वो शापित दानवी तलवार है जो अपने मालिक की उम्र निकल जाती है, उसे छोड़ दे। वो बुजुर्ग अपनी तलवार उठाकर उस पर वार करने भागे, पर मेरे दोस्तों ने उन्हें रोक लिया कि क्या आप इसे भी 2 टुकड़ों में काट देंगे? बुजुर्ग बोले कि अगर इस तलवार की दानवी ताकत पूरी तरह जाग गई तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जैसे ही मैंने उस तलवार की मूठ पकड़ी उसके अंदर से एक खौफनाक कंकाल ड्रैगन की आत्मा बाहर निकली और मेरी आत्मा को निकलने के लिए मेरे दिमाग में घुस गए। उस दानवी आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा कि मूर्ख इंसान, अपनी आत्मा मुझे सौंप दे और मेरा गुलाम बन जा। मैंने बिल्कुल शांत रहकर पूछा कि आत्मा तो दे दूंगा, और एक बात बता, क्या इसके पैसे लगेंगे? दानवी तलवार की आत्मा सन्न रह गई और गुस्से में चिल्लाई कि बेवकूफ, तू सोने के सिक्कों से मुझसे सौदा करेगा? मैं एक दानवी तलवार हूँ। मैंने राहत की सांस ली और कहा कि अरे बाप रे, दा ही दिया था। जब तक पैसे की बात नहीं है मेरी जान चाहे ले ले, वैसे भी मेरी जान की कीमत 2 टके की भी नहीं है। वो दानवी आत्मा भी चौंक गई कि यह बंदा क्या पागल है। तभी मैंने अपने अंदर के शाही ड्रैगन के खून का दबाव उस पर डाला और गर्ज कर कहा कि आज से तू मेरी हुक्म बरदार है, घुटनों पर आजा। मेरे ड्रैगन खून के दबाव से वो दानवी आत्मा थर थर कांपने लगी और तलवार शांत होकर मेरे हाथ में टिक गई। यह देखकर वहां मौजूद हर बंदा दंग रह गया। वो बुजुर्ग आंखें फाड़े देखते रह गए और बोले कि तूने इसे वश में कर लिया। इस शापित तलवार ने अपने पिछले 99 मालिकों की जान ली थी। मेरी तलवार की आत्मा ने खुद कहा कि पुराने मालिक नकारे थे। जब हथियार खुद बोलने लगे तो समझो बात ही कुछ और है। उस दानवी तलवार ने मुझसे कहा कि अब अपने दोस्तों को भी हथियार चुनने दे। ले झेन आगे बढ़ा और उसने एक विशाल भारी ढाल उठा ली। वो हंसकर बोला कि यह तो बहुत हल्की लग रही है, क्या इससे कबाब भुने जा सकते हैं? तलवार की आत्मा ने बताया कि वो कोई मामूली ढाल नहीं बल्कि अभेद्य रक्षक ढाल है जो भयंकर गर्मी और धमाकों को सोख सकती है। गुयुआन ने एक जादुई पंखा उठाया। तलवार की आत्मा बोली कि यह दिशाओं को वश में करने वाला जादुई पंखा है जो चुपचाप दुश्मनों का सफाया कर सकता है। मैंने तलवार की आत्मा को धन्यवाद दिया और हंसकर कहा कि शुक्रिया बॉस, बागी ठिकाने पर आना, साथ बैठकर पिएंगे। शस्त्रागार का रखवाला चिढ़कर बोला कि निकलो यहाँ से, मेरा पूरा खजाना खाली कर दिया। जैसे ही हम बाहर निकले दानवों के एक दस्ते ने हमें घेर लिया और चिल्लाए कि इंसानों, हथियार हमारे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। मैंने मुस्कुराकर कहा कि बढ़िया हुआ, अभी हमारे नए हथियारों का टेस्ट भी नहीं हुआ था। भाइयों, इन पर हाथ साफ करो। गुयुआन ने अपने चश्मे से हिसाब लगाया और बोला कि जीतने की संभावना 98% है, किसी खास रणनीति की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या था, हम तीनों ने मिलकर तबाही मचा दी। ले
ली झेन ने अपनी ढाल से उनके सारे वार सोख लिए। गुयुआन ने अपने पंखे से उनकी रफ्तार बांध दी और मैंने अपनी तलवार की एक ही जगमगाती धार से पूरे दस्ते को साफ कर दिया। ली झेन अपनी ढाल को देखकर खुश हो गया और बोला कि वापस चलकर उस एक आंख वाले अफसर की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मैडम को हमारी तनख्वाह बढ़ानी पड़ेगी, मुझे तो आज भरपेट गोश्त खाना है। पर तभी हमारे जादुई स्वर ने हवा सूंघी और बोला कि मुझे एक बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। मैंने ध्यान दिया तो चारों तरफ सन्नाटा था। मैंने कहा कि यहाँ से तो भूमिगत शहर का धुआं दिखना चाहिए था, इतना सन्नाटा क्यों है? गुयुआन ने घबराकर अपने चश्मे से देखा और चिल्लाया कि आगे तबाही का धमाका हुआ है, भूमिगत शहर पर हमला हो चुका है। मेरे होश उड़ गए। हम तो बस आधा दिन के लिए बाहर आए थे। अंदर बागी सैनिक और बेकसूर लोग फंसे हुए थे। हम भागते हुए पहुंचे तो देखा कि दानव राज की सेना ने बागी ठिकाने को घेर रखा था। दानव जनरल हमारे सैनिकों को रौंद रहे थे और अफसर आयरन हेड जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। दानव चीख रहे थे कि तुम कीड़े मकोड़े हमारी ताकत के आगे कुछ नहीं हो। मैंने अपनी चमकती हुई जादुई तलवार निकाली और अपने भाइयों की तरफ देखकर कहा कि शानदार हथियार मिल चुके हैं, अब काम शुरू करने का वक्त आ गया है। हम सीधे युद्ध के मैदान में कूद पड़े। मैंने चीख कर कहा कि आयरन हेड भाई, हम वापस आ गए हैं। ली झेन अपनी भारी ढाल लेकर आगे बढ़ा और बोला कि डरो मत, मैं तुम्हारी ढाल हूँ, यह हमला मैं झेलूंगा। गुयुआन ने अपने जादुई पंखे से छोटे मोटे राक्षसों का सफाया कर दिया। हमारे सिपाहियों की आंखों में उम्मीद जाग उठी। वो चिल्लाने लगे कि शहजादा पौराणिक हथियारों के साथ वापस आ गए हैं। पर तभी अचानक आसमान में एक लाल रंग का सिग्नल रॉकेट चमका। आयरन हेड का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा कि यह तो मुख्य सेनापति का सिग्नल है। लाल रंग का मतलब है सब कुछ न्यौछावर करके दुश्मन को साथ लेकर मरना। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। अंदर दानव जनरल हमारी सेनापति मैडम पर दबाव बना रहा था कि बागी सैनिकों की लिस्ट सौंप दो, वरना इस पूरे शहर को मुर्दाघर बना दूंगा। मैडम अपने प्राणों की आहुति देकर हमें बचाने वाली थी कि तभी हम अंदर घुसे। मैंने कहा कि मैडम, इतनी जल्दी मरने की क्या पड़ी है? आप जिंदा रहोगी तभी तो हमारा मार्गदर्शन करोगी। उस दानव जनरल ने मेरी तलवार देखकर घृणा से कहा कि पवित्र रोशनी और दानवी अंधेरे का यह मेल कितना घिनौना है। मैंने ताना मारा कि तू शीशा देखकर बाहर निकलता है क्या? ओह माफ करना, तेरे तो मुंह ही नहीं है। गुयुआन ने हमला करके देखा और चलाया कि इस पर शारीरिक वार बेसर है और जादुई हमले यह निकल रहा है। इसका शरीर इस दुनिया के आयाम में है ही नहीं। ली झेन बोला कि इसने जो जादुई गोला फेंका था उससे मेरी भारी ढाल भी पिघल गई। अब बताओ इसे कैसे मारे? गुयुआन ने तुरंत गणित लगाया कि लिनशा अपने पवित्र ड्रैगन खून की रोशनी और इस दानवी तलवार के अंधेरे को मिलाकर एक भयंकर जादुई धमाका पैदा कर। मैंने कहा कि रोशनी और अंधेरे को मिलाना है जैसे दूध में कोला मिलाते हैं। समझ गया। गुयुआन ने दुश्मन के आयाम का हिसाब बिगाड़ दिया और ली झेन ने 3 सेकंड तक वार रुका। मैंने अपनी तलवार में अपनी पवित्र रोशनी और दानवी अंधेरे को एक साथ घोला और चिल्लाया कि सब खत्म, गायब हो जा। एक ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि वो दानव जनरल पलक झपकते ही भस्म हो गया। दुश्मन मारा गया पर हमारी भूमिगत बस्ती पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। सेनापति मैडम ने रोते हुए कहा कि 18 सालों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। ली झेन ने पूछा कि अब हमारा घर तो उजाड़ हो गया, अब हम कहाँ जाएंगे? तभी हमारा वो छोटा जादुई स्वर अपने विशाल सुनहरे पंख फैलाकर खड़ा हो गया और अकड़ कर बोला कि जमीन के नीचे बहुत रह लिए, अब आसमान में उड़ने की बारी है। मैंने अपनी तलवार चमकाते हुए अपने भाइयों और बहन की तरफ देखा और कहा कि अब भागने का वक्त खत्म हो चुका है। अब हम सीधे दानव राज के उड़ते हुए किले पर हमला करेंगे और अपनी माँ को आजाद कराएंगे। हमारा पूरा भूमिगत ठिकाना राख बन चुका था और सारा राशन जलकर खत्म हो गया था। गुयुआन ने हिसाब लगाकर कहा कि अब हम पूरी तरह शरणार्थी बन चुके हैं। बचा हुआ राशन सिर्फ 2 दिन चलेगा और अगर दानव राज ने फिर हमला किया तो हमारे जिंदा बचने की गुंजाइश 0 है। ली झेन भी रोने लगा कि भाई, मेरी ढाल में रखा आपातकालीन खाना भी जल गया। जनरल फेन ने मेरी तरफ देखा और बोली कि लिनचाओ, तुम हमारे शहजादे हो, सब लोग तुम्हारी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, कोई फैसला करो। मैंने घबरा कर कहा कि मैडम, आप असली सेनापति हैं, मैं तो बस नाम का कमांडर हूँ। जनरल फेन ने साफ कहा कि जिस पल तुमने उस भयानक दानव जनरल को भस्म किया था उसी पल तुम हमारे असली सेनापति बन गए थे। तभी हमारा वो जादुई स्वर अकड़ कर बोला कि अपनी रोती हुई सूरतें बंद करो, रहने के लिए जगह ही नहीं है न। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ खाने पीने का अंबार है और दानव राज का बाप भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। मैंने उत्सुक होकर पूछा कि जल्दी बता, क्या कोई 5 सितारा होटल है? सूर ने बताया कि वो बादलों के पार 10,000 मीटर की ऊंचाई पर बना शाही महल है। वहाँ जाने के लिए यहाँ से 50 मील दूर पूर्व में एक प्राचीन जादुई अड्डा है। वहाँ आसमान तक जाने वाली एक जादुई सीढ़ी है जो इस लड़के के ड्रैगन पेंडेंट की ताकत से चालू हो जाएगी। किसी ने शक जताया कि अगर यह जगह झूठी निकली तो हम तो भूख से मर जाएंगे। मैंने आगे बढ़कर पूरी बागी सेना के सामने आवाज लगाई कि सब लोग ध्यान से सुनो। मुझे पता है कि तुम भूखे हो, मैं भी भूखा हूँ। मुझे पता है कि तुम डरे हुए हो, मेरी भी डर के मारे हवा टाइट है। पर चूहों की तरह बिल में घुट घुट कर मरने से बेहतर है कि मेरे साथ एक आखिरी बाजी लगा। अगर जीते तो सीधे शाही महल में राज करेंगे,
जिसे जिंदा रहना है मेरे पीछे आओ। मेरी बात सुनते ही सारे सिपाहियों का जोश जाग उठा। लेई झेन चिल्लाया कि हम भूखे नहीं मरेंगे, हमें स्वादिष्ट खाना खाना है। मैंने अपनी तलवार हवा में लहराई और हुक्म दिया कि पूरी फौज को मेरा हुक्म है, हमारा अगला ठिकाना आसमानी जादुई अड्डा। हम पूरी फौज के साथ 50 मील पैदल चलकर उस प्राचीन आसमानी अड्डे पर पहुंचे। सामने एक विशाल प्राचीन मशीन खड़ी थी। मैंने उसे देखकर कहा कि यह तो मुझसे भी 1000 साल पुरानी लगती है, क्या यह सच में चलेगी? गुयुआन ने मुआयना करके कहा कि ढांचा तो बिल्कुल ठीक है, पर इसके अंदर की जादुई बिजली खत्म हो चुकी है। जनरल फेन ने मुझसे कहा कि लिन शाओ, अपना वो चमकता हुआ जादुई ड्रैगन पेंडेंट इस मशीन के बीच वाले गड्ढे में डालो। जैसे ही मैंने वो जादुई पेंडेंट मशीन में लगाया, चारों तरफ रेत का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। जमीन के नीचे से विशालकाय रेत के कीड़ों का पूरा झुंड बाहर निकल आया। हमारी भारी फौज के कदमों की आवाज सुनकर वो हमला करने आ पहुंचे थे। जनरल फेन ने चिल्लाकर हुक्म दिया कि बुजुर्गों और बीमारों को पहले सीढ़ी पर चढ़ाओ, बाकी योद्धा ढाल बनाकर मुकाबला करो। प्राचीन मशीन धीरे धीरे चालू हो रही थी। मैंने परेशान होकर कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है। लेई झेन अपनी भारी ढाल लेकर सामने आ गया और बोला कि जिसे जिंदा रहना है मेरे पीछे आ जाओ। गुयुआन ने अपने जादुई पंखे से कीड़ों को बांधना शुरू कर दिया। हम सब ने अपनी जान की बाजी लगा दी। जैसे ही मशीन 100% चार्ज हुई, एक जोरदार रोशनी चमकी और हम सीधे बादलों के पार उड़कर उस शाही महल में जा पहुंचे। बादलों के बीच तैरते हुए उस आलीशान महल को देखकर सैनिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो पूछने लगे कि क्या हम स्वर्ग में आ गए? मैंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं, यह वो नया घर है जिसकी हमें रक्षा करनी है। पर तभी महल की रोबोटिक सुरक्षा तोपें जाग उठी। चारों तरफ खतरे का अलार्म बजने लगा कि अनजान जीव पकड़े गए। हुक्म है सफाया करो। तोपों की लाल लाइटें सीधे हम पर टिक गईं। मैंने घबराकर हाथ जोड़े और कहा कि अरे भाइयों, गुस्सा मत करो, हम दुश्मन नहीं हैं, बस मेहमान हैं। मैंने उस सुअर को डांटा कि तूने पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ ऑटोमेटिक तोपें लगी हैं। सुअर मुंह बनाकर बोला कि मुझे क्या पता था कि इनकी वारंटी इतनी लंबी होगी। गुयुआन ने चेतावनी दी कि ऊर्जा बहुत ज्यादा है, लेई झेन की ढाल 5 बार से ज्यादा वार नहीं झेल पाएगी। मैंने तुरंत अपना पेंडेंट स्कैनर के सामने लहराया कि अरे मैं ही इस घर का मालिक हूँ, अच्छे से देखो, मैं शहजादा लिन शाओ हूँ। पर स्कैनर बोला कि पहचान रद्द, राजा के डेटाबेस में मृत व्यक्ति का रिकॉर्ड नहीं है। मैं अपना माथा पीट बैठा कि मैं तो अपने फिंगरप्रिंट दर्ज करना ही भूल गया था। गुयुआन ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और कहा कि मुझे 30 सेकंड दो। उसने अपनी जादुई ताकतों से महल के सिस्टम को हैक करना शुरू कर दिया। 30 सेकंड होते ही सिस्टम से आवाज आई कि सिस्टम हैक पूरा हुआ, शहजादे आपके अपने घर में स्वागत है। तोपें बंद हो गई। मैंने राहत की सांस ली और कहा कि अगली बार ऐसा स्वागत मत करना, मेरा दिल कमजोर है। जादुई स्वर हैरान होकर देखने लगा कि मेरी यादों के हिसाब से तो यहाँ कोई नहीं होना चाहिए था। तभी हमारे सामने रोशनी का एक जादुई पुतला प्रकट हुआ। वो हमारे पिता ड्रैगन किंग का जादुई साया था। उस साये ने शांत आवाज में कहा कि घबराओ मत बच्चों, मैं ड्रैगन किंग की आखिरी बची हुई याद हूँ जो इस दुनिया के सारे राज अपने अंदर छिपाए हुए है। अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मैंने पूछा कि क्या आप कोई आई रोबोट हो या भूत? साये ने कहा कि तुम मुझे एक जादुई चिप समझ सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं, पर इस वक्त सबसे जरूरी बात बदला लेना नहीं है बल्कि अपनी बहन को ढूंढना है। यह सुनते ही हम तीनों का दिमाग घूम गया कि बहन। पिताजी के उस जादुई साये ने एक ऐसा भयंकर राज खोला कि हमारे होश उड़ गए। उसने कहा कि तुम तीनों का एक चौथा साथी भी है, तुम्हारी एक बहन भी है। हम तीनों हक्के बक्के रह गए कि बहन, क्या हम तिड़वा नहीं बल्कि 4 जुड़वा भाई बहन हैं? साये ने बताया कि हाँ, उस समय रानी के पेट में 4 बच्चे थे, 3 लड़के और 1 लड़की। खतरे को बांटने के लिए राजा ने तुम तीनों को जादुई मड़ियों में बंद करके दूर भेज दिया और एक लौती राजकुमारी को सबसे खतरनाक जगह में छिपा दिया, सीधे दानवराज के गढ़ में। मैंने कहा कि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। पुराना तरीका है पर असरदार है। होलोग्राम की रोशनी में एक नवजात बच्ची की तस्वीर उभरी जो काली ऊर्जा से घिरी हुई थी। साय ने आगे बताया कि दानवराज ने उस बच्ची को ढूंढ लिया, पर पवित्र ड्रैगन खून की वजह से वो उसे मार नहीं सका। इसलिए उसने उस बच्ची की पुरानी यादें मिटा दी और उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बनाकर पालने लगा। उसका नाम रखा इंयुए। वो ड्रैगन की राजकुमारी को अपने ही लोगों के खिलाफ सबसे धारदार हथियार बनाना चाहता था। तभी मेरे दिमाग में बत्ती जली। मुझे समझ आया कि पहली बार मिलने पर मेरा पेंडेंट उसे क्यों झटक रहा था, क्योंकि उसके शरीर पर दानवराज का असर था, लेकिन हमारे खून का रिश्ता फिर भी खींच रहा था। साय की रोशनी धुंधली पड़ने लगी। उसने कहा कि मेरी ताकत खत्म हो रही है। महल के ट्रेनिंग रूम में जाओ, वहाँ तुम्हारे पिता का बनाया ट्रेनिंग सिस्टम है। हम तीनों ट्रेनिंग रूम में पहुंचे। जादुई स्क्रीन पर मैसेज आया कि ट्रेनिंग मॉड्यूल चालू, कृपया मुश्किल का स्तर चुने, आसान, सामान्य, कठिन, नरक या नाइटमेयर। मैंने अपनी नई चमचमाती तलवार पर हाथ फेरते हुए अकड़कर कहा कि अभी अभी तो हमें दिव्य हथियार मिले हैं, किसे कम समझ रहे हो?
सीधे नाइटमेयर मोड लगाओ। सिस्टम ने आवाज दी कि नाइटमेयर मोड पक्का हुआ, आपका खेल शुभ हो। और अगले ही पल आसमान से भयंकर जादुई गोलों की बारिश होने लगी। मेरी हवा टाइट हो गई और मैं चिल्लाया कि क्या फैसला बदलने का वक्त बचा है। सिस्टम ने ली झीन का मुआयना किया और बोला कि तुम्हारी ढाल मजबूत है पर तुम्हारी रफ्तार 0 है। अब गोलों से बचने की ट्रेनिंग शुरू होती है। अगर 100 बार से ज्यादा गोले लगे तो आज रात का खाना नहीं मिलेगा। ले झीन रोते हुए चीखा कि बचाओ मुझे, यह तो बहुत खतरनाक है। फिर सिस्टम ने गुयुआन और मुझे भी हमारी कमजोरियों पर ट्रेन करना शुरू कर दिया ताकि हम अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीख सके। ट्रेनिंग रूम में आफत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सिस्टम ने गुयुआन पर चिल्लाकर कहा कि एक साथ 10 पेचीदा पहेलियां सुलझाओ और 30 सेकंड के अंदर 100 जादुई जानवरों को मारने का सही तरीका बताओ। गुयुआन रोने जैसी सूरत बनाकर बोला कि यह बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। फिर सिस्टम मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि लिन शाओ, तुम्हारी पवित्र रोशनी और तलवार का अंधेरा आपस में टकरा रहे हैं। अब इन्हें एक साथ साधने की ट्रेनिंग शुरू होती है। कठिन ट्रेनिंग के बाद हम सीधे ब्लैक वाटर सिटी पहुंचे, जो इस दानव दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक काला बाजार था। इन यूए ने हमें पहले ही ताकीद कर दी थी कि यहाँ हर तरफ चोर उचक्के और खतरनाक गुंडे भरे पड़े हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अपनी अकड़ जेब में रखो और अपने उस जादुई पेंडेंट को अच्छे से छिपा लो। शहर के मुख्य दरवाजे पर पहुंचे तो दानव पहरेदारों ने हमें रोक लिया और शक जताते हुए बोले कि अपनी पहचान दिखाओ, तुम्हारे जिस्म से इंसानों की महक आ रही है। माहौल बिगड़ता देख मैंने तुरंत एक नाटक रचा। मैंने ली झीन को जोर से डांटते हुए एक थप्पड़ जमाया और दानव पहरेदार से कड़क आवाज में कहा कि अबे मोटे साहब को टैक्स क्यों नहीं दे रहा? मैं उत्तर दिशा का बड़ा व्यापारी हूँ और ये तीनों मेरे ताजा पकड़े हुए माल है। इन्हें कायदे कानून नहीं पता, मैं खुद इन्हें सिखाता हूँ। मेरा वो रौब देखकर पहरेदार झांसे में आ गया और झुककर बोला कि अरे हुजूर, आप तो खास मेहमान हैं, अंदर पधारिए। हम शहर के अंदर घुसे। वहाँ की रंगीन शाम देखकर मैंने हंसकर कहा कि दानवों की नाइट लाइफ तो पृथ्वी के पब जैसी ही दिखती है। इन यूए ने फुसफुसाकर कहा कि ध्यान मत भटकाओ, अंधेरे में हजारों आंखें हमें घूर रही हैं। मेरे पीछे उस शराब खाने में चलो। हम उस शराब खाने में बैठे ही थे कि एक शराबी दानव गुंडा इन यूए की तरफ बढ़ा। वो उसके नकाब और खूबसूरती पर भद्दे कमेंट करने लगा और बोला कि लड़की, जरा मेरे साथ बैठकर 2 घूंट मार। और उसने इन यूए को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। यह देखते ही मेरा खून खौल उठा। मैंने झटपट उसका हाथ हवा में ही कसकर मरोड़ दिया और गर्ज कर कहा कि मुझे अपनी बहन को किसी नीच का हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुंडा कराहते हुए चिल्लाया कि हाथ छोड़, तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसकी उंगलियां मोड़ते हुए साफ कहा कि अगर अगली बार अपनी गंदी नजर मेरी बहन पर डाली तो हाथ नहीं, सीधे मुंह तोड़ूंगा। शराब खाने का मालिक यह सब देख रहा था। वो हमारे पास आया और बोला कि तुम लोग यहाँ सिर्फ शराब पीने तो नहीं आए हो। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मालिक समझदार इंसान दिखता है, हम जानना चाहते हैं कि क्या हाल ही में दानव राज के महल से कोई खास चीज बाहर निकली है। मालिक ने इधर उधर देखकर फुसफुसाकर कहा कि तुम लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। आज रात यहाँ के गुप्त बाजार में एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, जहाँ एक बेहद खास चीज नीलाम की जाएगी। उस मालिक ने फुसफुसाकर एक ऐसा राज खोला कि मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि आज रात नीलामी में दानव महल की एक खास चीज आ रही है, हमारी माँ रानी का जादुई कांटा। दानव राज के लोगों का कहना था कि रानी झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए उस कांटे को बाजार में बेचकर पैसे कमाए जा रहे हैं। मेरी छाती में गुस्से का ज्वालामुखी फूटा। वो कमीने मेरी माँ की आखिरी निशानी बेचने वाले थे। गुयुआन ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा सुराग है। अगर हमें वो कांटा मिल जाए तो शायद हमें पता चल जाएगा कि माँ को कहाँ कैद करके रखा गया है। हम सीधे ब्लैक गोल्ड नीलामी घर में घुस गए। ली झिन ने घबराकर पूछा कि भाई, क्या हमारे पास बोली लगाने के पैसे हैं? मैंने दांत भींचकर कहा कि किसने कहा कि हम बोली लगाने आए हैं? हम तो अपना हक छीने आए हैं। अंदर मंच पर नीलामी करने वाले ने वो जगमगाता कांटा हवा में लहराया और चिल्लाया कि आज रात की सबसे खास चीज, इसकी शुरुआत होगी 1 करोड़ सोने के सिक्कों से। खरीदार चिल्लाने लगे कि 1.5 करोड़, 2 करोड़। एक मोटा दानव हंसकर बोला कि वो इसे अपने दांत को रेदने के लिए खरीदेगा। मेरा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैंने जोर से दहाड़ मारी कि किसकी हिम्मत हुई इसे खरीदने की? यह मेरी माँ की चीज है। मैंने चिल्लाकर कहा कि मोटे, दरवाजा बंद कर दे। और हम सीधे मंच पर टूट पड़े। हमने वो कांटा और सारा खजाना झपट लिया। जादुई सुर भी हंसने लगा कि मुझे तो मुफ्त की यह दावत बहुत पसंद है। तभी चारों तरफ खून जैसा लाल अंधेरा छा गया। वहाँ दानवराज के 4 सबसे खतरनाक जनरलों में से एक आधम का ब्लड हैंड पुचर। वो गरजा कि किसकी इतनी मजाल जो मेरी पसंद की चीज चुराए। गुयुआन ने घबराकर चिल्लाया कि लिन शाओ, यह एस क्लास का राक्षस है। दानवराज का मुख्य जनरल उस राक्षस ने कहा कि जब मुझे पहचानते हो तो घुटनों पर गिरकर जान की भीख मांगो। मैंने अपनी दानवी तलवार खींच ली और गरज कर कहा कि तू ब्लड हैंड हो या कटा हुआ हाथ, अगर मेरी माँ की चीज को हाथ लगाया तो तेरा हाथ ही धड़ से अलग कर दूंगा। हम दोनों में भयंकर टक्कर हुई। वो राक्षस हैरान रह गया कि एक मामूली इंसान उसका वार कैसे रोक सकता है। तभी ले झिन चिल्लाया कि भाई, कांटा मिल गया, भागो। मैंने धुएं का बम फोड़ा और हम वहाँ से 9 2 11 हो गए। सुरक्षित जगह पहुंचकर हमने उस जादुई कांटे
को हाथ में लिया। जैसे ही मेरे खून का स्पर्श उससे हुआ, उस कांटे से एक जादुई रोशनी फूटी। उस रोशनी के बीच हमारी माँ की सुंदर और भावुक मूरत प्रकट हो गई। हमारी माँ की आवाज गूंजी कि बच्चों, अगर तुम यह संदेश देख रहे हो तो देर मत करो, तुरंत यहाँ से भाग जाओ और इस खतरनाक दुनिया को छोड़ दो। माँ का जादुई संदेश आगे बजा। माँ ने तड़पते हुए बताया कि दानवराज उनकी पवित्र ड्रैगन ऊर्जा खींच रहा है ताकि वो पृथ्वी और इस दुनिया के बीच की दीवार तोड़ सके। वो मेरी माँ को एक जिंदा जादुई बैटरी की तरह इस्तेमाल कर रहा था। माँ ने रोते हुए कहा कि मुझे बचाने मत आना, तुम लोग अपनी जान बचाकर भाग जाओ। अपनी माँ की तड़प देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए और हमारा खून खौल उठा। जनरल फेंग ने गुस्से में कहा कि वो जालिम दानवराज कितना नीच है। यह जादुई तरीका प्राचीन काल से ही बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें आत्मा को तिल तिल करके फाड़ा जाता है। मैंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दांत भींच कर कहा कि अपने आंसू पोंछ लो, मुझे आगे का रास्ता साफ दिख रहा है। हम उम्मीद के लिए लड़ेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। मैंने अपनी तलवार हवा में लहराई और गरज कर कहा कि अब से हम सिर्फ जिंदा रहने या घर लौटने के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, उस दानव महल को मिट्टी में मिलाना और उस दानव राज को राख में बदल देना। आगे बढ़ो और हमला करो। गुयुआन ने महल के सुरक्षा कवच का मुआयना किया और बोला कि दानव महल के चारों तरफ 3 जादुई ढाले हैं। सामने से सीधे हमला करने पर जिंदा बचने की संभावना 0.05% है। मैंने कहा कि इसका मतलब अभी भी थोड़ा मौका तो है। गुयुआन बोला कि वो सिर्फ गणित का धोखा है, सच तो यह है कि सीधे जाना सीधे मौत के मुंह में जाना है। ली झिन ने पूछा कि क्या हम जमीन के नीचे से सुरंग बना सकते हैं। एन यूए ने मना किया कि जमीन के नीचे खतरनाक दरिंदे घूमते हैं, सुरंग बनाना उनके मुंह में खुद खाना बनकर जाने जैसा होगा। तभी हमारा वो जादुई शोर अकड़ कर बोला कि मेरी सुनो, अगर हम 10,000 मीटर ऊंचे आसमान में उड़कर महल के धुएं निकलने वाले गुप्त रास्ते से अंदर कूद जाए तो। गुयुआन ने कहा कि वो तो जहरीले धुएं का रास्ता है और वैसे भी इतनी ऊंचाई तक उड़ाने वाला कोई सवारी जानवर हमारे पास नहीं है। सूर ने अपने सीने पर हाथ ठोका और बोला कि अब मैं अपनी असलियत बताता हूँ। मेरी असली पहचान सूर्य छाया जादुई पंछी है। भले ही मेरी जादुई ताकत अभी कम है, पर तुम कुछ लोगों को आसमान में उड़ा कर ले जाना मेरे दाएं हाथ का खेल है। मैंने हंसकर कहा कि चलो, अंदर घुसने का रास्ता तो मिल गया, पर हमें सामने से हमला करने के लिए एक फौज चाहिए जो दानव राज की मुख्य सेना का ध्यान भटका सके। मैंने तुरंत अपने जादुई वाकी टॉकी से जनरल फेंग को संपर्क किया कि गुरुजी, सेनापति फेंग, क्या मेरी आवाज आ रही है? सामने से जनरल फेंग की कड़क आवाज आई कि हाँ शहजादे, हुक्म कीजिए। मैंने मुस्कुराकर पूछा कि गुरुजी, क्या मेरे साथ एक आखिरी बाजी खेलने की हिम्मत है? जनरल फेंग ने गर्व से कहा कि शहजादे के हुक्म पर हमारी पूरी बागी सेना आधी रात को दुश्मन पर टूट पड़ेगी। नीचे हमारी बागी सेना ने जनरल फेंग की अगुवाई में सामने से भयंकर हमला बोल दिया। पूरी फौज नारे लगा रही थी कि शहजादे के लिए, अपने वतन के लिए। उधर आसमान ने हमारा वो जादुई स्वर हमें अपनी पीठ पर बैठाकर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। वो स्वर हाँफते हुए चिल्लाया कि मैं भारी हो गया हूँ, अबे ली झिन, तू थोड़ा वजन कम कर ले। गुयुआन ने नीचे का नजारा देखकर हिसाब लगाया की ऊंचाई 12,000 मीटर। हम सीधे महल के धुएं निकलने वाले रास्ते के ऊपर हैं। नीचे उनकी तोपें चार्ज हो रही हैं। अंदर कूदने का यही सबसे सही मौका है। मैंने ली झेन की तरफ देखकर कहा कि ली झेन, अपनी पोजीशन संभालो। ली झेन ने अपनी भारी ढाल आगे की और बोला कि इंसानी तुप का गोला तैयार है और हम 12,000 मीटर की ऊंचाई से सीधे दानव महल के गुप्त रास्ते में नीचे कूद पड़े। अंदर दानव अफसर बाहर चल रही जंग को देखकर हंस रहे थे कि बागी सेना कीड़े कोड़े जैसी है, आज रात उनका सफाया हो जाएगा। तभी हम छत फाड़ते हुए सीधे उनके बीच जा गिरे। मैंने हंसकर कहा कि डिलीवरी आ गई, बताओ किसने खाना ऑर्डर किया था। एक आंख वाला दानव जनरल हमें देखकर गरजने लगा कि अपनी मौत को दावत देने खुद आ गए। पिछली बार का बदला आज तेरी गर्दन काट कर लूंगा। मैंने अपने भाइयों को इशारा किया कि हाथ साफ करो। ले झिन ने अपनी ढाल से उनके सारे बार सोख लिए और धमाका कर दिया। गुयुआन ने अपने जादुई पंखे से उनके रास्ते बांध दिए और उनका सफाया कर दिया। मैंने अपनी दानवी तलवार उठाई और पवित्र दानवी क्रॉस कट चलाकर सारे पहरेदारों को एक ही झटके में भस्म कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा कि मरे हुए लोग ज्यादा बोलते हैं, किसी और को नाचने का शौक है तो पैर काटकर अलग कर दो। हम एक विशाल डरावने दरवाजे के सामने पहुंचे। मैंने पूछा कि क्या माँ इसी दरवाजे के पीछे है। इन युए ने मना किया कि इतना आसान नहीं है, यह मांस और खून के गलियारे का रास्ता है। यहाँ का पहरा वो पागल औरत मायावी डायन दे रही है, संभल कर रहना, वो लोगों के दिमाग से खेलती है। ले झेन ने जमीन पर पैर रखा तो थप थप की आवाज आई। वो मुंह बनाकर बोला कि छे, यहाँ की जमीन तो गले हुए टमाटर जैसी लग रही है। दानव राज की पसंद कितनी घटिया है। इन युए ने बताया कि यह कोई सजावट नहीं है, यह दानवी दिल से निकली हुई खून की नसें हैं। हम मुख्य केंद्र के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तभी उस गलियारे में एक खौफनाक और सुरीली औरत की आवाज गूंजी कि वाह, कुछ तगड़े जवान लड़के आए हैं। गलियारे के अंदर वो मायावी डायन हमारे सामने आ खड़ी हुई। वो अपनी सुरीली और खौफनाक
आवाज में बोली कि वाह, आज तो यहाँ बड़ी रौनक है, रुक जाओ और मेरे साथ खेलो। लेई झेन उसकी खूबसूरती को देखकर सम्मोहित होने लगा। मैंने चिल्लाकर कहा कि मोटे, अपनी आंखें बंद कर। पर उससे पहले कि हम संभल पाते, उस डायन ने अपनी जादुई उंगलियां हिलाईं और लेई झेन और गुई युआन का दिमाग अपने वश में कर लिया। लेई झेन रोते हुए बोला कि भाई, मेरा शरीर मेरे बस में नहीं है, यह अपने आप चल रहा है। गुई युआन ने परेशान होकर कहा कि मेरा दिमागी हिसाब इस दिमागी सम्मोहन पर बेअसर है। वो डायन कमीनी हंसी हंसते हुए बोली कि भाई बहनों को आपस में लड़ते देखना कितना सुंदर नजारा है। मैंने अपनी दानवी तलवार कसकर पकड़ी और गर्ज कर कहा कि तुझे कठपुतली का खेल खेलने का बड़ा शौक है। डायन बोली कि बेकार है, मैं एक उंगली हिलाऊंगी और तेरे दोस्त मेरे आगे ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे। मैंने लेई झेन की आंखों में देखा और पूछा कि मोटे, क्या तुझे मुझ पर भरोसा है? और मैंने बिना हिचकिचाए अपनी तलवार चलाई। वो वार सीधे लेई झेन के बगल से होता हुआ उस डायन के चेहरे को चीरता हुआ निकल गया। लेई झेन हांफते हुए बोला कि भाई, तेरा यह निशाना तो कमाल का था। वो डायन दर्द से चीख उठी, उसका सुंदर चेहरा कट चुका था। वो गुस्से में पागल होकर चिल्लाई कि तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हारे 10,000 टुकड़े कर दूंगी। उसने अपना अनंत शिष्यों का मायाजाल फैला दिया। चारों तरफ से लाल जादुई किरणें मुड़ मुड़ कर हम पर हमला करने लगी, जिसने हमारे कवच को भी झुलसा दिया। वो हवा में गायब हो चुकी थी। गुई युआन ने चिल्लाकर कहा कि यह नजर का धोखा है, जहाँ रोशनी होगी वहाँ परछाई होगी, पर यहाँ की लाल रोशनी हमारी नजर भटका रही है। गुई युआन ने लेई झेन को हुक्म दिया कि लेई झेन, अपनी पूरी ताकत से सबसे तेज रोशनी और गर्मी छोड़ो। लेई झेन ने अपने रोबोटिक कवच की पूरी ताकत से भयानक सफेद रोशनी छोड़ दी। पूरे कमरे में रोशनी फैलते ही उस डायन की असली परछाई साफ दिखने लगी। गुई युआन ने सही दिशा बताई कि लिन शाओ, वार करो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी तलवार सीधे उसकी छाती में उतार दी कि ड्रैगन विनाशकारी वार। उसका मायाजाल टूट गया और उसका असली बदसूरत राक्षसी रूप बाहर आ गया। मैंने ताना मारा कि तो यह है तेरा असली चेहरा, तेरी गंदी आत्मा की तरह ही बदसूरत। अगले जन्म में प्लास्टिक सर्जन बनना, किसी का नुकसान मत करना। हम दौड़ते हुए मुख्य केंद्र के विशाल कक्ष में पहुंचे। सामने का नजारा देखकर हमारे कलेजे कांप गए। वहाँ एक विशालकाय जादुई क्रिस्टल के अंदर हमारी माँ बंद थी। हजारों नसों जैसी नलियां उनकी देह और आत्मा से जुड़ी हुई थी, जो उनकी ताकत निचोड़ रही थी। मैंने तड़प कर आवाज दी कि माँ, हम आ गए। तभी ऊपर से दानवराज की खौफनाक आवाज गूंजी कि तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे इस खेल को देखने के लिए दर्शकों की कमी खल रही थी। मैंने तलवार उठाकर चीखा कि मेरी माँ को छोड़ दे। गुई युआन और इन युए ने तुरंत मुझे पकड़कर रोका कि लिन शाओ, रुक जाओ, ये नलियां माँ की नसों और आत्मा से जुड़ी हैं। अगर इन्हें जबरदस्ती काटा तो माँ की आत्मा वही बिखर जाएगी। दानवराज ऊपर से अट्ठास करते हुए हंसा कि वाह, माँ बेटे का कितना प्यार है। उस जालिम दानवराज ने हमारे सामने दो खौफनाक शर्तें रख दी। उसने कहा कि तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, ये नलियां काट दो और अपनी माँ को ले जाओ, पर वो वही दम तोड़ देगी और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। दूसरा रास्ता, तुम चारों भाई बहनों में से कोई एक यहाँ रुक जाए और अपनी माँ की जगह मेरी जादुई बैटरी बन जाए, तब मैं बाकी लोगों को जिंदा जाने दूंगा। बताओ, माँ की जान के बदले अपनी जान दोगे या अपनी जान के बदले माँ की? मेरे भाई बहन आगे बढ़े कि मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगी, पर मैंने चिल्लाकर कहा कि छोटे बच्चे शर्तें चुनते हैं, हम तो पूरी बाजी ही पलट देंगे। मैं तेरे इस दानवी दिल को ही तोड़कर राख कर दूंगा। तेरी यह जादुई बैटरी अब मेरी हुई। अब देखता हूँ तू दो दुनियाओं की जंग कैसे शुरू करता है। मैंने सीधे उस दानवी दिल पर हमला कर दिया और उसकी पूरी काली ऊर्जा को अपने शरीर में खींचना शुरू कर दिया। दानवराज बौखलाकर चिल्लाया कि पागल इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मूल ऊर्जा को छू सके। मैंने दहाड़ते हुए कहा कि अगर तुझे ताकत चाहिए तो मैं तुझे इतनी ताकत दूंगा कि तू फट जाएगा। दानवराज मुझ पर झपटा, पर लेई झेन अपनी पूरी ताकत से ढाल बनकर बीच में आ गया कि मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। गुई युआन ने अपनी जादुई पंखे से दिशाएं मरोड़ दी और मेरी बहन इन युए ने अपनी दरांती से हमला कर दिया। दानवराज ने इन युए को पीछे धकेल दिया। मेरे शरीर के अंदर काली ऊर्जा 90%, 95% तक पहुंच गई। दानवराज हंसने लगा कि हाँ, इस अंधेरे में खो जा और मेरा नया खिलौना बन जा। तभी उस जादुई क्रिस्टल के अंदर से हमारी माँ की जादुई रोशनी फूटी। माँ ने तड़पते हुए कहा कि चाहे मेरी जान चली जाए, पर आज माँ तुझे बचाकर ही रहेगी। 18 सालों में मैं एक बार भी तेरी ढाल नहीं बन सकी। आज मुझे अपनी माँ होने का फर्ज निभाने दे। माँ ने अपनी बची कुची पूरी पवित्र ताकत लगाकर उस दानवी अंधेरे को चीर दिया और मुझे उस जहर से बचा लिया। दानवराज चीखा कि तूने मेरा खेल बिगाड़ दिया, तुम सबको मरना होगा। पर अब मेरे अंदर अपने माँ बाप, भाइयों और बहन की पूरी पवित्र ताकत जाग चुकी थी। दानवराज ने घमंडी आवाज में कहा कि तू सिर्फ एक मामूली इंसान है। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे दानवराज के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ा। यह पहला मुक्का उस बासी खाने के नाम जो मैंने 18 सालों तक अनाथालय में खाया था। यह दूसरा मुक्का मेरे भाई लेई झेन को जख्मी करने के लिए। तू मुझे नहीं मार सकता। जब तूने एक माँ को जादुई बैटरी बनाया था, तब क्या तूने सोचा था कि तू खुद कितना बड़ा है, वान है? मैंने अपने अंदर की पूरी पवित्र ड्रैगन ताकत को उस दानवी तलवार में उड़ेल दिया और एक ऐसा भयंकर वार चलाया जिसने किस्मत की लकीरों को भी काट दिया। लेई झेन और गुई युआन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो चीखे कि भाई, यह वार तो भयंकर था। क्या यह असली
कि ड्रैगन खून की असीम ताकत है, पर वो नीच दानवराज आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गुस्से में बौखला गया और चिल्लाया कि अगर मैं तुम्हें नहीं हरा सकता तो हम सब साथ में मरेंगे। उसने बचे हुए पूरे दानवी जहर को खुद में खींच लिया और एक विशालकाय कई सिरों वाले खौफनाक दानवी दैत्य में बदल गया। उस दैत्य की गर्जना से पूरा आसमान थर्रा उठा कि अब यह दुनिया खत्म हो जाएगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। धमाके के कारण मेरी माँ को थामे हुआ वो जादुई क्रिस्टल सीधे नीचे आग की खाई में गिरने लगा। मेरा दिल दहल गया। मैंने चीख कर कहा कि नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे यह महल पिघल जाए, मैं अपनी माँ की रक्षा करूंगा। वो विशालकाय दैत्य हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी भयानक ताकत देखकर हमारे सिपाही घबरा गए कि हम इतने बड़े दानव से कैसे जीतेंगे। उसके सामने तो हम धूल के कण जैसे हैं। मैंने उनका हौसला बढ़ाते हुए जोरदार दहाड़ मारी कि हार मत मानो, अगर हम धूल के कण भी हैं तो सीधे उसकी आंखों में जाकर चुभेंगे। जब तक हमारे दिलों में उम्मीद की रोशनी है तब तक हमारी जीत पक्की है। सब मेरे पीछे आओ। हमारा जादुई सूर अपने सुनहरे पंख फैलाकर आगे बढ़ा कि आ जाओ, मैं तुम्हें उड़ा कर ले चलता हूँ। वो राक्षस अपने विशाल हाथों से हम पर वार करने लगा, पर मैंने अपनी तलवार सीने से सटाकर कहा कि जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है और जब तक मेरी माँ मेरे पीछे है, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने गुयुआन की तरफ देखकर कहा कि गुयुआन, अपने जादुई पंखे से इस राक्षस का सबसे कमजोर नाजुक हिस्सा ढूंढो, हमें एक ही सटीक वार में इसे खत्म करना होगा। गुयुआन ने अपने चश्मे से उस राक्षस का पूरा ढांचा स्कैन किया और चिल्लाया कि मुझे मिल गया। जहां इसके दो सिर आपस में मिलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी पर लाल रोशनी चमक रही है, वही इसका सबसे कमजोर हिस्सा है। मैंने ले झेन और अपनी बहन इन युए से कहा कि मुझे उस जगह तक पहुंचने का रास्ता दो। सुअर हवा में आग के गोलों से बचता हुआ गोते लगा रहा था और रो रहा था कि अरे बाप रे, मेरी पूंछ जलने वाली है। मैंने अपनी जादुई तलवार को आसमान की तरफ उठाया और अपनी माँ को याद करते हुए दिल से प्रार्थना की कि माँ, मुझे अपनी थोड़ी और ताकत दो, बस इस एक वार से हम इस तबाही का हमेशा के लिए अंत कर देंगे। हवा में आग के गोले बरस रहे थे। इंग युए अपनी दरांती से छोटे राक्षसों का सफाया कर रही थी, पर तभी उस विशाल राक्षस ने हमारे ऊपर एक भयंकर जादुई लेजर छोड़ी। लेई झेन अपनी भारी ढाल लेकर सीधे उस लेजर के सामने आ गया। वो मुस्कुराकर बोला कि भाई, इसे चकमा नहीं दिया जा सकता, मुझे ही झेलना होगा। याद से मेरे श्राद्ध पर मुझे भरपेट भुना हुआ गोश्त चढ़ा देना, वो भी बड़ा वाला प्लेट। मैंने चीख कर कहा कि मोटे, कोई बेवकूफी मत करना। लेई झेन ने चिल्लाकर कहा कि अगर आज मैंने जान की बाजी नहीं लगाई तो हम सब मारे जाएंगे। उसने अपनी ढाल की पूरी ताकत लगा दी। उसने उस भयंकर धमाके को अपने ऊपर झेल लिया, पर उसका शरीर लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुयुआन ने रोते हुए कहा कि पीछे मत देखो, उसकी कुर्बानी बेकार मत जाने दो, निशाना अब सिर्फ 500 मीटर दूर है। मैंने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और सीधे उस विशाल राक्षस की तरफ हवा में छलांग लगा दी। वो भयंकर राक्षस गरजा कि बेवकूफ इंसान, तू मेरा मुकाबला क्यों कर रहा है? यह दुनिया ताकतवर लोगों की है, मेरे सामने झुक जा और अमर हो जा। मैंने अपनी पूरी आत्मा का जोर लगाकर चिल्लाया कि मुझे तेरी इंसानों को खाने वाली अमरता नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसी दुनिया चाहिए जहां मैं अपने परिवार के साथ बैठकर सुकून से रात का खाना खा सकूं। मेरी इस चाल का नाम है घर वापसी। और मैंने अपनी दानवी तलवार सीधे उस राक्षस के दोनों सिरों के बीच चमकती लाल रीढ़ में धंसा दी। एक भयंकर जादुई रोशनी का धमाका हुआ और वो राक्षस चीखते हुए राख में बदल गया। दानव राज का नामो निशान मिट चुका था। अचानक बादलों को चीरकर 18 सालों में पहली बार सूरज की सुनहरी किरणें बाहर निकली। बागी सैनिक रोते हुए आसमान को देखने लगे कि क्या यही किताबों में लिखा हुआ सूरज है। आखिरकार सुबह हो गई, पर मेरी खुशी मातम में बदल गई जब मैंने लेई झेन को जमीन पर बेजान पड़े देखा। गुयुआन ने उसकी नब्ज टटोली और भारी आवाज में कहा कि लिन शाओ, खुशी मत मनाओ। ले झेन ने उस हमले को रोकने में अपनी पूरी जिंदगी का दम लगा दिया। उसके अंदर की ड्रैगन की आग बुझ चुकी है। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने गुयुआन को झकझोरा कि तू किताबी कीड़ा है ना, जल्दी हिसाब लगा कि इसे कैसे बचाए। उसने हमारी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। गुयुआन ने कहा कि बचाने की संभावना 0 है जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। तभी मेरी गर्दन में लटके पेंडेंट से एक जादुई रोशनी चमकी। गुयुआन ने उस रोशनी का इशारा पढ़ा और चिल्लाया कि यह जादुई सिग्नल महल के सबसे निचले हिस्से के बैकअप पावर रूम की तरफ इशारा कर रहा है। वहाँ बहुत गाढ़ा पवित्र ड्रैगन रस है जिसमें अपार जादुई ताकत है। मैंने कहा कि जो भी है, बस मेरे भाई की जान बचनी चाहिए। हम लेई झेन को उस जादुई रस के पास ले गए और उसे वो रस पिलाना शुरू किया। मैंने उसे हिलाते हुए चिल्लाया कि अबे वो मोटे, सो मत, उठ और मेरे साथ जश्न मना। अचानक लेई झेन के शरीर ने उस जादुई रस को तेजी से सोखना शुरू किया। उसकी छाती में धड़कन वापस लौट आई और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने आंखें खोलते ही सबसे पहले खाने की चीज मांगी। हम सबने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। आखिरकार 18 सालों के अंधेरे के बाद हमने अपनी माँ, अपने भाइयों और अपनी बहन के साथ एक नए सवेरे की शुरुआत की। लेई झेन उस जादुई रस को ऐसे कटक रहा था जैसे पेट नहीं कोई कुआन हो। वो मुंह पोंछते हुए बोला कि स्वाद तो बढ़िया है, बस थोड़ा गर्म है। भाई, कुछ गोश्त मिलेगा क्या?
मुझे तो लग रहा है मैं पूरी गाय खा सकता हूँ। मैंने हंसकर कहा कि खा ले खा ले, तुझे तो बस खाने की पड़ी रहती है, अभी तो पूरा इंसानी गीजर बना हुआ है। मैंने जादुई साय से पूछा कि मेरी माँ के जादुई बंधन को कैसे खोला जाए। साय ने बताया कि रानी ने खुद को इस जादुई सुरक्षा घेरे में बंद किया हुआ है, इसे तोड़ने के लिए तुम्हारे तीनों जादुई हथियारों की पूरी ताकत की जरूरत पड़ेगी, पर इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ये तीनों दिव्य हथियार हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगे। मैंने बिना एक सेकंड सोचे कहा कि ये तो बस बाहरी चीजें हैं, नष्ट होते हैं तो हो जाए, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। लेई झेन और गुयुआन ने भी तुरंत हम सिर हिलाया। जादुई साय ने चिताया कि अगर यह पूजा शुरू हुई तो इन हथियारों की आत्माएं हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी, तुम फिर से मामूली इंसान बन जाओगे। क्या तुम लोगों ने सच में सोच लिया है? मैंने मुस्कुराकर कहा कि मामूली इंसान बनने में क्या बुराई है, कम से कम मामूली इंसानों को प्यार करने के लिए उनकी माँ तो उनके पास होती है। यह सुनकर हमारे हथियारों की आत्माओं ने हमसे आखिरी विदाई ली। ले झीन की ढाल की आत्मा ने मुस्कुराकर कहा कि इस मोटे के साथ का सफर बुरा नहीं था, भले ही इसने मुझे हमेशा ढक्कन की तरह इस्तेमाल किया। गुयुआन के पंखे की आत्मा बोली कि गुयुआन, तेरी दिमागी ताकत मुझसे भी आगे निकल चुकी है, अब मेरे पास तुझे सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा, अलविदा। और मेरी दानवी तलवार की आत्मा ने अकड़ कर कहा कि हूँ, मैं तो प्राचीन काल की खतरनाक तलवार थी, पर किसी की जान बचाने के लिए खुद को खत्म कर रही हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, अगले जन्म में मुझे ऐसा मालिक मत चुनना जो मुझसे लकड़ी काटने का काम ले। वैसे तू बंदा बुरा नहीं है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि अगर सारे दिव्य हथियार भी टूट जाए तब भी मेरी माँ से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। और फिर वो जादुई बंधन तड़क कर टूट गया। हमारी माँ सही सलामत बाहर निकल आईं और उन्होंने हम सबको गले से लगा लिया। माँ ने प्यार से हमें देखा और बोली कि चुपचाप क्या खड़े हो, तुम भी तो मेरे बच्चे हो, आराम से खाओ, अब से तुम्हारी माँ रोज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाएगी। मैंने तुरंत कहा कि माँ, मुझे मीठे वाले कबाब खाने हैं। लेई झेन और गुयुआन भी चहक उठे कि मुझे तो मोमो और कचौड़ी खानी है। हम सब उस प्यार भरी झप्पी में खोए हुए थे, पर तभी गुयुआन ने झिझकते हुए कहा कि मैं इस खूबसूरत पल को खराब नहीं करना चाहता, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। दानव राज के मरने की वजह से दोनों दुनियाओं के बीच का जादुई रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक और डगमगा गया है। जीत के जश्न के बाद एक बड़ी चुनौती सामने आई। गुयुआन ने पोर्टल की जांच करके बताया कि अगर हमें पृथ्वी पर वापस जाना है तो अगले 24 घंटों के अंदर निकलना होगा, वरना यह जादुई रास्ता 60 सालों के लिए बंद हो जाएगा। हमारे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया था। यहाँ रुके तो ठाट बाट, ऐश आराम और शहजादों जैसी इज्जत थी, और पृथ्वी पर वापस जाए तो वही पुरानी गरीबी, पढ़ाई का बोझ और कॉलेज के इम्तिहान की टेंशन थी। मैंने सोचा कि हमारी परीक्षा का फॉर्म अभी भी रद्द नहीं हुआ है, मैं वापस जाकर एक नाकाम छात्र बन या यही रुककर शहजादा बना रहूं। मैंने माँ के पास जाकर उदास मन से कहा कि माँ, सच कहूँ तो यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ मैं हीरो हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करता, पर उस दुनिया में मेरी कोई औकात नहीं थी। मैं एक लावारिस बच्चा था जिसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। माँ ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा कि बेटा, असली ताकतवर वो नहीं होता जो दूसरी दुनिया में राजा बनकर राज करे, बल्कि वो होता है जो असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई का डटकर सामना करे। क्या उस दुनिया में तुम लोगों की कोई यादें नहीं है? माँ की बात सुनकर मुझे दादी फैंग और हमारी पुरानी जिंदगी की याद आ गई। मैंने अपने भाइयों से कहा कि भाइयों, फैसला करो। गुयुआन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि मुझे वापस जाना होगा। मेरे हिसाब से अगर मैं इम्तिहान में नहीं बैठा तो मेरे पालने वाले माँ बाप गुस्से में बीमार पड़ जाएंगे। लेई झेन हंसकर बोला कि मैं भी वापस चलूंगा, वहाँ अभी बहुत सारे मजेदार काम और मेरे खेल बाकी हैं। मैंने अपनी बहनिन युए से पूछा कि और तेरा क्या इरादा है? इंग युए ने मुस्कुराकर कहा कि मैं यही रुकूंगी, हमारी इस दुनिया को फिर से बसाना है। माँ अकेली सब कुछ नहीं संभाल पाएंगी, और वैसे भी पृथ्वी पर मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारा राजपाट संभाल कर रखूंगी, जब भी तुम्हारा वहाँ मन भर जाए तुम वापस आकर अपनी गद्दी संभाल लेना। जादुई सुर भी हमारे साथ चलने लगा, तो ली झिन ने उसे रोकते हुए चिढ़ाया कि तू कहाँ चल दिया? तू जादुई जानवर है, पृथ्वी पर जाएगा तो लोग तुझे चिड़ियाघर में बंद कर देंगे। उधर हमारा वो जादुई सुर जिद करने लगा कि मुझे यहाँ की घास बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ पृथ्वी पर बर्गर खाने चलना है। मैंने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, तुझे अपना पालतू सुर बनाकर ले चलता हूँ, क्या पता तू इंटरनेट पर हिट हो जाए। माँ ने मुस्कुराकर हमें विदा किया और बोली कि जाओ बच्चों, अपनी पसंद की जिंदगी जियो, याद रखना यह घर हमेशा तुम्हारा सहारा रहेगा। हम तीनों की आंखें भर आईं। मैंने माँ को गले लगाया और कहा कि माँ, मेरा इंतजार करना, कॉलेज में एडमिशन होते ही या भले ही न हो, मैं आपसे मिलने वापस जरूर आऊंगा। लेई झेन बोला कि माँ, अपना ख्याल रखना और समय पर खाना खा लेना। गुयुआन ने वादा किया कि मैं दोनों दुनियाओं के बीच बात करने की नई तकनीक खोज निकालूंगा। हमने हाथ हिलाया कि अलविदा ड्रैगन दुनिया, हेलो पृथ्वी। हम पोर्टल पार करते सीधे अपनी पृथ्वी पर वापस
वापस आ गए। आधे महीने तक गायब रहने के बाद जब हम सीधे अपने स्कूल पहुंचे तो हमारी हालत फटे हालों जैसी थी। हमारी टीचर ने हमें देखते ही डांटना शुरू कर दिया कि लिन शा, लेई झेन, पूरे आधा महीना स्कूल से गायब रहकर अब मुंह उठाकर आ रहे हो। क्या तुम तीनों कचरा उठाने गए थे जो इतनी बदबू आ रही है? टीचर की नजर मेरी पीठ पर लटके उस जादुई गुलाबी सोर पर पड़ी कि लिन शाओ, तेरी पीठ पर यह गुलाबी चीज क्या है? मैंने मजाकिया अंदाज में कहा कि मैडम, कार्टून वाला स्वर। फिर मैंने सीधे मुंह कहा कि मैडम, अगर मैं कहूँ कि हम दूसरी दुनिया में जाकर पूरी इंसानियत को बचा कर आए हैं तो क्या आप मानोगे? टीचर गुस्से में लाल हो गई कि लिन शाओ, क्या तुझे बुखार चढ़ गया है? चुपचाप जाकर 5000 शब्दों की माफी की चिट्ठी लिख। सूर मेरे बैग में से फुसफुसाया कि इस इंसानी स्कूल की हवा कितनी खराब है। तभी खेल के मैदान में पीटी सर ने ऐलान किया कि आज 1000 मीटर की दौड़ का टेस्ट है, जो फेल होगा वो दोबारा दौड़ेगा। स्कूल के कुछ घमंडी लड़कों ने हमें चिढ़ाया कि अबे ओ नकारे लड़कों, दौड़ में शर्त लगाओगे क्या? जो हारेगा वो सबके नीचे से निकलेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि 1000 मीटर, यह तो हमारे शरीर को गर्म करने लायक भी नहीं है। गुयुआन ने अपने दिमाग में हिसाब लगाया और फुसफुसाया कि अपनी रफ्तार को दुनिया के चैंपियन जितना ही रखना, ज्यादा अजूबा मत बनना। रेस शुरू होते ही हम तीनों ऐसे सनसनाते हुए भागे कि हवा भी पीछे छूट गई। हम तीनों ने एक साथ फिनिश लाइन पार कर ली। जब टाइमर देखा तो सबके होश उड़ गए कि 1 मिनट 10 सेकंड। पूरे स्कूल के बच्चों की आंखें फटी की फटी रह गईं। सब चिल्लाने लगे कि यह इंसानों की रफ्तार तो बिल्कुल नहीं है, इन्होंने तो दुनिया का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ये नकारे नहीं बल्कि सुपरमैन हैं। छुट्टी की घंटी बज गई। मैंने अपने बैग को संभाला, लेई झेन और गुयुआन के कंधों पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा कि चलो भाइयों, स्कूल की छुट्टी हो गई, अब घर चलकर अपने घरेलू मामले निपटाते हैं। स्कूल के बाद मैं अपने पुराने घर पहुंचा ताकि उस शराबी सौतेले बाप से अपना हिसाब बराबर कर सकूं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वो शराबी मुझ पर चिल्लाया कि तू फिर आ गया, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पूरे आधा महीने से कहाँ मरा पड़ा था, मेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, जो जेब में है सब निकाल। उसने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया पर मैंने पलक झपकते ही उसकी कलाई कसकर पकड़ ली। मैंने उसकी आंख में आंख डालकर कहा कि हाथ छोड़, पिछले 18 सालों में तूने मेरी 3 पसलियां तोड़ी हैं और मुझे अनगिनत रातें भूखा सुलाया है। आज इस पाई पाई का हिसाब होगा। मैंने उसकी कलाई पर दबाव बढ़ाया। मेरी ताकत देखकर उसकी चीख निकल गई। वो डर के मारे कांपने लगा और चिल्लाया कि भूत भूत। मैंने घर की चाबियां उसकी तरफ फेंकी और कड़क आवाज में कहा कि इस घर का पूरे 1 साल का किराया मैंने भर दिया है, यह अब तेरा हुआ, पर आज के बाद अगर तू मुझे इस शहर में दोबारा दिखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझा? वो डर के मारे हाँ में सिर हिलाते हुए भाग खड़ा हुआ। मेरे बैग में से जादुई शोर बोला कि वाह भाई, कमाल कर दिया, मुझे लगा तू उसे मार डालेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा कि उसे मारकर मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। दानव राज के सामने उसकी कोई औकात नहीं है। अब मैं बस शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहता हूँ। उधर लेई झेन भी उस होटल में पहुंचा जहाँ का शेफ उस पर अत्याचार करता था। उस मटमैले शेफ ने चिल्लाकर कहा कि इतने दिनों से काम से गया था, अब तनख्वाह मांगने आया है, चल चुपचाप ये सारे बर्तन धो। लेई झेन ने ठंडे दिमाग से उसकी तरफ देखा। लेई झेन का बदला हुआ रूप देखकर शेफ की हवा टाइट हो गई। शेफ ने घबराकर धमकी दी कि तू ऐसे नहीं जा सकता, तूने ठेके पर दस्तखत किए थे, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा वरना पुलिस को बुलाऊंगा। लेई झेन मुस्कुराया और उसने पास पड़े लोहे के भारी कामतर को अपने नंगे हाथों से मरोड़कर आटे की तरह गूंद दिया। लेई झेन ने पूछा कि क्या यह करतब 1 लाख रुपए के बराबर है? अगर नहीं तो मैं उस सामने वाले फ्रिज को भी मरोड़ सकता हूँ। शेफ डर के मारे कांपने लगा और बोला कि हाँ, बहुत है हुजूर, आप आराम से जाइए, यह पैसे भी ले जाइए। लेई झेन ने अपने पैसे उठाए और मुस्कुराकर बोला कि अलविदा बर्तन धोने की दुनिया, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत सा स्वादिष्ट खाना मेरा इंतजार कर रहा है। फिर हम तीनों गली में मिले। लेई झेन मोजे से चिकन लेग निकालकर मुझे देते हुए बोला कि भाई, स्वाद बहुत बढ़िया है, तेरे लिए बचा कर रखा था। गुयुआन ने अपने चश्मे से देखा और बोला कि सेहत के हिसाब से तुझे चर्बी कम करनी चाहिए, खैर छोड़, खा ले। उधर गुयुआन की सख्त माँ उस पर चीख रही थी कि तुझे पियानो प्रतियोगिता में पहला इनाम जीतना ही होगा वरना घर मत आना। गुयुआन ने बड़े शांत भाव से अपना चश्मा ठीक किया और अपनी माँ से बोला कि माँ, वो सब तो ठीक है पर ऐसा लग रहा है कि शेयर बाजार में आपके सारे शेयर डूब चुके हैं। यह सुनते ही उसकी माँ के होश उड़ गए। गुयुआन के घर में उसकी माँ चिल्ला रही थी कि कल पियानो प्रतियोगिता है और तू क्लास से भाग गया। तभी उसके पिता घबराकर बोले कि पियानो भूल जाओ, हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है, किसी हैकर ने हमारे कंप्यूटर लॉक कर दिए हैं और 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। गुयुआन बड़े शांत दिमाग से कीबोर्ड के पास बैठा और बोला कि अगर कंपनी बचाना चाहते हो तो शांत रहो, सामने वाले ने मल्टी सर्वर अटैक किया है पर मेरे फॉर्मूलों के आगे यह बच्चों का खेल है। उसने सिर्फ 3 मिनट में कंप्यूटर हैक करके पूरी कंपनी का डेटा बचा लिया और सारा नुकसान कवर कर दिया। उसके माँ बाप हैरान रह गए कि बेटा, तूने यह सब कब सीखा? गुयुआन ने अपनी जेब से कागज निकाला और कहा कि यह गोद लेने का रिश्ता खत्म करने का दस्तावेज है। मैंने आपकी कंपनी के लिए एक ट्रेडिंग मॉडल बना दिया है जिससे अगले साल 20 करोड़ का मुनाफा होगा। यह पैसा पिछले 18 सालों की मेरी परवरिश, पियानो की फीस और दिमागी तनाव की भरपाई के लिए बहुत है। आज
आज के बाद मैं आपका कोई कर्जदार नहीं हूँ और न ही आपकी शान दिखाने का खिलौना। अलविदा। और गुयुआन हमेशा के लिए वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर मैंने हंसकर गुयुआन से कहा कि 20 करोड़ रुपए छोड़ दिए तो बड़ा दिलदार निकला। गुयुआन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि वो इस दुनिया के पैसे हैं, मेरे लिए बस गिनती के नंबर हैं। आजादी की कोई कीमत नहीं होती। ली झिन चहक उठा कि अब हम सब आजाद हैं। अब कहाँ चलना है? मैंने कहा कि अपने नए ठिकाने पर। अनाथालय की दादी फेंग हमारा इंतजार कर रही हैं। अब कोई राक्षस नहीं, कोई खतरा नहीं, बस धूप और हमारे स्कूल की खराब कैंटीन का खाना। जादुई सुर चिल्लाया कि मुझे चिकन बर्गर खाना है। पर तभी अचानक काले कपड़ों वाले कुछ अनजान गुप्त एजेंटों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके लीडर ने अपनी जादुई डिवाइस में देखकर कहा कि लिन शाओ, ली झेन, गुयुआन, डेटा बताता है कि तुम आधे महीने से गायब थे और लौटने के बाद तुम्हारी शारीरिक ताकत अमानवीय हो चुकी है। जो चीजें तुम दूसरी दुनिया से लाए हो हमारे हवाले कर दो। हमारी पृथ्वी किसी अनियंत्रित ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने अपनी आंखें छोटी करके उनसे पूछा कि तुम कौन हो? कोई स्पेशल एनर्जी ब्यूरो या इनाम पाने वाले भाड़े के गुंडे? गुयुआन ने तुरंत उनके चेहरे के भाव पढ़ना शुरू कर दिया। गुयुआन के घर में उसकी माँ चिल्ला रही थी कि कल प्रतियोगिता है और तू क्लास छोड़कर भाग गया। तभी उसके पिता घबराकर बोले कि पियानो भूल जाओ, हमारी कंपनी बर्बाद हो चुकी है। किसी हैकर ने हमारे कंप्यूटर लॉक कर दिए हैं और 5 करोड़ रुपए मांग रहा है। गुयुआन बड़े शांत दिमाग से कंप्यूटर के पास बैठा और बोला कि अगर कंपनी बचाना चाहते हो तो शांत रहो। सामने वाले ने मल्टी सर्वर अटैक किया है, पर मेरे फमूलों के आगे यह बच्चों का खेल है। उसने सिर्फ 3 मिनट में कंप्यूटर हैक करके पूरी कंपनी का डेटा बचा लिया और सारा नुकसान कवर कर दिया। उसके माँ बाप हैरान रह गए कि बेटा तूने यह सब कब सीखा? गुयुआन ने अपनी जेब से कागज निकाला और कहा कि यह गोद लेने का रिश्ता खत्म करने का दस्तावेज है। मैंने आपकी कंपनी के लिए एक ट्रेडिंग मॉडल बना दिया है जिससे अगले साल 20 करोड़ का मुनाफा होगा। यह पैसा पिछले 18 सालों की मेरी परवरिश, पियानो की फीस और दिमागी तनाव की भरपाई के लिए बहुत है। आज के बाद मैं आपका कोई कर्जदार नहीं हूँ और न ही आपकी शान दिखाने का खिलौना। अलविदा। और गुयुआन हमेशा के लिए वहाँ से बाहर निकल आया। बाहर मैंने हंसकर गुयुआन से कहा कि 20 करोड़ रुपए छोड़ दिए तो बड़ा दिलदार निकला। गुयुआन ने चश्मा ठीक करते हुए कहा कि वो इस दुनिया के पैसे हैं, मेरे लिए बस गिनती के नंबर हैं। आजादी की कोई कीमत नहीं होती। ली झिन चहक उठा कि अब हम सब आजाद हैं। अब कहाँ चलना है? मैंने कहा कि अपने नए ठिकाने पर। अनाथालय की दादी फेंग हमारा इंतजार कर रही हैं। अब कोई राक्षस नहीं, कोई खतरा नहीं, बस धूप और हमारे स्कूल की खराब कैंटीन का खाना। जादुई सुर चिल्लाया कि मुझे चिकन बर्गर खाना है। पर तभी अचानक काले कपड़ों वाले कुछ अनजान गुप्त एजेंटों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उनके लीडर ने अपनी जादुई डिवाइस में देखकर कहा कि लिन शाओ, ली झेन, गुयुआन, डेटा बताता है कि तुम आधे महीने से गायब थे और लौटने के बाद तुम्हारी शारीरिक ताकत अमानवीय हो चुकी है। जो चीजें तुम दूसरी दुनिया से लाए हो हमारे हवाले कर दो। हमारी पृथ्वी किसी अनियंत्रित ताकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने अपनी आंखें छोटी करके उनसे पूछा कि तुम कौन हो? कोई स्पेशल एनर्जी ब्यूरो या इनाम पाने वाले भाड़े के गुंडे? गुयुआन ने तुरंत उनके चेहरे के भाव पढ़ना शुरू कर दिया। उन गुंडों ने सोचा कि वो हथियार दिखाकर हमें डरा देंगे, पर गुयुआन ने पलक झपकते ही उनके हथियार छीन लिए और हंसकर बोला कि हमारे स्कूल में खतरनाक हथियार लाना मना है, यह जब्त किया जाता है। उन्होंने हम पर जादुई दबाव और गुरुत्वाकर्षण बढ़ाने की कोशिश की। ली झेन जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि हमने तो ड्रैगन बोन टावर में 20 गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण में कसरत की है। तुम्हारा यह मामूली सा दबाव तो मुझे मालिश जैसा लग रहा है। मैंने उनके हथियार छीनकर जमीन पर फेंके और कहा कि बहुत हुआ नाटक, अब हमारी क्लास का समय हो रहा है। जाकर अपने आका से कह देना कि दोबारा हमारे रास्ते में ना आए। और हाँ, यह बात गुप्त रहनी चाहिए। वो एजेंट डर के मारे दुम दबाकर भाग खड़े हुए। तभी हमें पता चला कि कुछ और बदमाश अनाथालय में घुसकर दादी फेंग को परेशान कर रहे हैं। हम दौड़कर अनाथालय पहुंचे। वहाँ कुछ गुंडे दादी फेंग को धमकियां दे रहे थे। ली झिन का खून खौल उठा। वो आगे बढ़ा और गिरजा की मेरी दादी की तरफ हाथ बढ़ाने से पहले मेरे मुक्कों का जवाब दो। मैंने कड़क आवाज में कहा कि मैंने साफ कहा था कि मुझे परेशान मत करना। जब तुम इंसानों की भाषा नहीं समझते तो अब भुगतो। दरवाजा बंद करो और इन कुत्तों की धुनाई करो। उन बदमाशों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी, पर गुयुआन ने अपनी गणितीय खोपड़ी दौड़ाई और हवा में ही सारे वार नाकाम कर दिए। ली झेन ने अपने जादुई धमाके से उन्हें घेर लिया। मैंने पूरी पृथ्वी की ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि पृथ्वी की हर ताकत सुन ले, यह अनाथालय हमारे लिए मना किया हुआ क्षेत्र है। अगर किसी ने यहाँ दोबारा हाथ बढ़ाने की कोशिश की तो मैं उसके हाथ काट कर इस सूर को खिला दूंगा। हमारे जादुई सूर ने मुंह बनाकर कहा कि मैं नहीं खाऊंगा, यह गंदा गोश्त है। दादी फेंग ने हमें सही सलामत देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बच्चों, तुम सब बड़े और समझदार हो गए हो। हम तीनों ने दादी फेंग को कसकर गले लगा लिया और कहा कि दादी, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हम यहीं रहकर आपकी और इस अनाथालय
संग्रहालय की रक्षा करेंगे। गुयुआन ने हवा को महसूस करके बताया कि पृथ्वी की जादुई ताकत जाग रही है और दोनों दुनियाएं धीरे धीरे आपस में जुड़ रही हैं। ले जिन दादी के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाते हुए हंसकर बोला कि दादी, थोड़ा और मिलेगा क्या? दादी फैंग ने मुस्कुराकर कहा कि तुम सबको ऐसे एक साथ मुस्कुराते देखकर मेरा दिल भर आया है। धूप की सुनहरी किरणों में हम तीनों दोस्त, हमारी दादी और हमारा जादुई स्वर एक साथ खड़े थे। अब हमारे सामने कोई डर नहीं था, कोई मजबूरी नहीं थी। हमने अपनी दुनिया को भी बचाया था और अपनी इस पृथ्वी को भी, और अब हम अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार थे।